बायोमोलिक्यूल्स जेई मेन। देखो जेई मेन एक्सरसाइज जो है इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो अपन उस पे लिख लेंगे एनसीईआरटी, क्योंकि जो डीएनए आरएनए वगैरह की जो पार्ट है ना, वैसे ये पढ़ के करना ही है। जैसे विटामिन वगैरह के क्वेश्चन, इनको याद करके करना, उनमें लॉजिक नहीं है ज्यादा उनको याद रखने वाला। लेकिन पता है एक, ये सब क्वेश्चन जो है ना, जैसे मान लो विटामिन का ही कोई क्वेश्चन आया, डीएनए का ही, भाई कौन सा बेस होता है, ये सब केवल एक तो उस पार्ट को आप पढ़ लो और एक होता है उस पर क्वेश्चन करो। तो उसे क्वेश्चन करने से बिल्कुल ये फायदा मिलता है कि हमें पता चलता है कि कौन कौन से और भी ये पूछे। जैसे अभी जो जेई मेन अभी जो हुए हैं, उनके अंदर कुछ अदर अमीनो एसिड्स की स्ट्रक्चर की भी जरूरत पड़ी है जो शीट में लिखी हुई है, शीट में सारा लिखा हुआ है, तो अपने को थोड़ा सा वो सब भी देखना रहेगा ना। तो इन पे ये अलग तरह का ऑर्गेनिक है, मतलब बायोकेमिस्ट्री टाइप ये हो जाता है। मतलब यहाँ अपने को जैसे रिएक्शन वाला पार्ट था उसकी एप्लीकेशन, उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ इंफॉर्मेशन होना, जैसे इंफॉर्मेशन, और आपने देखा होगा कि कई तो ऐसे क्वेश्चन है जो शीट के थ्रू सॉल्व हो रहे हैं, मतलब एनसीईआरटी से ही आए ये जरूरी नहीं। तो इसलिए फिर अच्छा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि आप यदि वैसे देखेंगे ना, तो आप ये नहीं सोचेगा कि इतने सारे क्वेश्चन ऐसे आए तो इसका मतलब आपको 4-5 क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा कि एक डीएनए से मिल गया, एक ऐसा। ये एक क्वेश्चन जैसे कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर, और जैसे पॉलीमर का अपना एक सेपरेट क्वेश्चन मान लीजिए, फिर उसके बाद में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में एक क्वेश्चन। तो ऐसे करके बाकी जैसे मान लो जनरल वैसा कोई क्वेश्चन आता है कार्बोहाइड्रेट वगैरह, तो ये तो कॉन्सेप्चुअल है, प्रोटीन में भी कई सारी कॉन्सेप्चुअल बातें हैं। लेकिन इस तरह की बातें जो इंफॉर्मेशन बेस्ड है, एक क्वेश्चन एक पेपर में मैक्सिमम दो। अब उसमें इंफॉर्मेशन ऐसी आई जो बिल्कुल ही अजीबोगरीब है, तो उसके केस में आपकी परसेंटाइल पे फर्क नहीं पड़ना। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जो एनसीईआरटी में है और थोड़ा बेसिक है, जिसको कि आप टेकल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो फिर आप थोड़ा सा कोशिश कर सकते हो। तो चलो अपन इसको पहले एक बार डिस्कशन में लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस को अपन उस हिसाब से मार्क कर लेंगे कि एनसीईआरटी बेस्ड है, तो वो उसको मैं उसके हिसाब से बता देना है। पेज नंबर एक बार बताएंगे आप प्लीज? 179। हाँ देखिए, जो जेई मेन एक्सरसाइज है उसमें आप अप टू 5 देखो। पहले थर्ड क्वेश्चन हमने कर रखा है, जो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट पढ़ा है उस दिन मैंने यही वाली बात आपसे बताई थी कि इसके अंदर क्या है जेई में। ये बताओ कि जब RCOOH है और इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाते हैं, तो CO2 कहां से रिलीज होता है? कहां से रिलीज होती है? NaHCO3 से। यहां से क्या जाता है? केवल H। तो इसका मतलब CO2 तो यहां से जाएगी। तो अब RSO3H है, तो RSO3H भी केवल क्या देगा बताओ? हाइड्रोजन। तो आप इसकी रिएक्शन इसके साथ कराएंगे ना, तो क्या बनेगा? RSO3 माइनस Na प्लस प्लस क्या बनेगा? CO2 प्लस H2। अब देखो ये किसी बच्चे का नहीं पढ़ा हो तब तो गलत गड़बड़ हो जाता है, लेकिन जैसे एक बार हमने सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देख लिया, तो अब इस बात को संभालिएगा कि ये जो एसिड होता है ये केवल H प्लस देता है। CO2 आपको ये ध्यान रहेगा, CO2 इससे रिलीज होती है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, वरना इसके चांस रहते हैं गलत होने के। ठीक है, चलिए अप टू 5 और कोई बात। अब जैसे देखो ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस में डीएनए, तो अपन डीएनए पे वैसे बात कर लेंगे, लेकिन आप भी यदि एनसीआर डीएनए एनसीईआरटी में कितना है जो 10th लेवल पे हम लोग जानते हैं ना, तो उसमें बेस वगैरह कुछ होते हैं, उनके नेम को याद करना है। तो वो अपन क्लास में बात कर लेंगे, लेकिन करने के बाद में फिर वो याद करके आपको ऑप्शन टिक करना है। उसमें कोई विशेष ऐसे कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि जो बायो स्टूडेंट ये तो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। यहाँ इन क्वेश्चंस को जेई एआई ट्रिपल ई से जेई मेन की तरफ शिफ्ट होने का पर्पज ये था कि वो ये था कि बच्चे वगैरह कोचिंग वगैरह करते हैं, स्कूल नहीं जाते, इस तरह का कुछ था। तो उस साल तो मैंने पहले भी क्लास में बताया होगा कि जो सबसे पहले जेई मेन का जो डिजाइन तैयार हुआ था एग्जाम का, वो ये था 60% मार्क्स फ्रॉम जेई मेन एंड 40% मार्क्स फ्रॉम बोर्ड। पता आप लोगों को ये बात? वो ये एक बार डिजाइन किया, फिर बोर्ड में चक्कर क्या पड़ा कि अलग अलग बोर्ड हैं, तो फिर एक नॉर्मलाइजेशन फैक्टर उधर लाया गया कि वो सारा करते हैं। अब पहली साल में क्या हुआ कि
किसी स्टूडेंट के 360 नंबर का जेई मेन रखा, उसमें 50 नंबर है, लेकिन बोर्ड के अंदर और इस तरह का चीजें होती इधर तो है जैसे 94 95%, लेकिन बच्चे ने ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम इतना दे तैयारी नहीं करा, इधर आया 50 नंबर ही, और किसी स्टूडेंट के इधर आए जैसे 100 नंबर के आसपास, मतलब उससे डबल उसने सही किया, लेकिन उधर जैसे उसका 4-5% कम है 90%, तो ये 50 नंबर वाला उससे बहुत अच्छा रैंक, तो ये 2 साल चला, फिर देखा कि इससे तो गड़बड़ हो रहा है, बहुत बहुत गड़बड़ ये हो रहा है, तो उसको क्या करना पड़ा, बंद करना पड़ा। तो इसका जो पर्पस था ना एग्जाम का, वो ये था कि बच्चा एनसीईआरटी पढ़े, इसलिए फिजिक्स वगैरह में जो सेमीकंडक्टर वो सब पार्ट है, एंड केमिस्ट्री में ये सब ये रहता है कि एक आधा पढ़े, फिर बाद में जब उस टाइम ऑनलाइन पेपर वगैरह का नहीं था, ऑफलाइन ही बच्चे देते तो एक पेपर होता तो एक्सक्लूसिव क्वेश्चन आता, एक एक क्वेश्चन ऐसे। जब बहुत सारे पेपर बनने लगे तो फिर थोड़ा सा ये होने लग गया कि अब बहुत सारी चीजों को एनसीईआरटी को पढ़ो और उसके अंदर, लेकिन वो मैंने पिछली क्लास में भी आपको क्लियर किया कि केवल इस भरोसे नहीं रहना है कि एनसीईआरटी पढ़ने से ही काम चल जाएगा, आपकी पूरी प्रिपरेशन है और फिर आप एनसीईआरटी पढ़ के उसमें प्लस करना है आपको, तो जो हमने पढ़ा उसको नहीं छोड़ना है, और फिर उसके बाद में ये सब भी देखिए। चलो अब देखो इसमें 10 तक एक बार चेक करिए, 7th क्वेश्चन, ये भी उसी का पार्ट है, जैसे थायोल ग्रुप, तो ये जो रहते हैं ना साइटोसिन सिस्टीन, ये सब ये डीएनए आरएनए के ही बीच है, इस पे बात कर लेंगे अपन, ठीक है ना। हाँ, तो अभी आपको जो बताऊं तो उसको मार्क कर लीजिएगा, ये सब ये उसी के पार्ट। चलो 10 तक और देखिए। चलिए अब देखो यहाँ 15 तक चेक करें। 11th के अंदर जैसे पहले आपको क्या बनाना है, इन दोनों अमीनो एसिड से डाइपेप्टाइड बनाना है, तो इसमें जो GLY लिखा है वो तो क्या है बताओ, ग्लाइसिन, और ये जो GLN है ये ग्लूटामाइन है। अब आप एक काम करिए अपना एक, हाँ हाँ इसमें क्या है, नहीं ग्लूटामिक एसिड नहीं, ग्लूटामाइन, देखो एक अपना एक जो, हाँ इसके अंदर किस पेज पे है ये, 123 पेज पे एक टेबल दे रखी है आपको, इसकी बाइंडिंग करवा लीजिएगा आप, है ना, ये जरूरत नहीं पड़ेगा फिर थ्योरी वगैरह का। 123 पे एक ये यहाँ, तो देखो सबसे पहले न्यूट्रल अमीनो एसिड्स की एक लिस्ट दे रखी है, और पेज नंबर 123 पे एक तो ग्लूटामाइन लिखा हुआ है, एक उसके नीचे सेरीन लिखा हुआ है, इन दोनों पे मार्क कर लीजिएगा। और इसके अलावा भी एक दो और जरूरत पड़ सकते हैं, जैसे देखो इधर प्रोलीन, पेज नंबर 122 पे प्रोलीन लिखा हुआ है, तो इनका इन वही है ना, मैं जैसे कह रहा हूँ ना कि अब इन सब को भी लेके बनाए कि एक क्वेश्चन डालना है, और वो फिर क्या होता है, एक क्वेश्चन एक पेपर के हिसाब से, तो बहुत सारे पेपर्स हैं, तो एक आधा ऐसे बना दिया। तो अब जैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर ये बात पता चल रही है कि ये जो लिस्ट यहाँ बनी हुई है इसमें से भी कुछ अमीनो एसिड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अब जैसे आपने क्या किया, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, जैसे यहाँ ग्लूटामाइन जैसे के, तो इसके लिए क्या होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना इसमें रहता है कि यहाँ आर ग्रुप की जगह उसमें क्या आएगा। अच्छा ग्लाइसिन तो अपने को बिल्कुल याद है, NH2, बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, CH2COOH। अच्छा आप बताओ यहाँ से क्या रिलीज कर देंगे, वाटर, तो ये लिंकेज बन गई, और फिर इसका एसाइलेशन करना है, मतलब यहाँ पे एमाइड लिंकेज बन गई। अब बताओ इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है, CH3COCl के साथ, तो आपको कुछ नहीं करना, इसका अटैक करवाया यहाँ से, Cl को हटाया और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन अब ये R ग्रुप कौन सा है वो तब पता चलेगा जब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा आइडिया यहाँ पे, ऐसे करके फिर क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। चलो अब इसके बाद में 15 तक और देखिए, 20 तक चेक करेंगे, 20 तक देखो 17th में जो हिस्टिडीन है ना, हिस्टिडीन में आप देखोगे तो जैसे ये बताओ आर की जगह, देखो गौर करिएगा 17th क्वेश्चन, जैसे NH2CH, यहाँ COOH, और ये आर की जगह ग्रुप रखा है, ये एसिडिक रखा हुआ है या बेसिक रखा हुआ है, बेसिक ग्रुप रखा हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब ये बेसिक अमीनो एसिड है। और यहाँ पे पीएच पे बात करनी है 2 पे, तो आप ये देखना कि जो बेसिक अमीनो एसिड है उसमें पीआई वैल्यू किस साइड में होती है, बेसिक साइड में, बेसिक साइड में, तो इसका मतलब पता है पीएच 2 पे आप देखना अपने नोट्स में देखोगे तो डाई कैटायनिक की तरह यहाँ पे बिहेव कर रहा हो, डाई कैटायनिक। अब इसमें यह होता है कि दो पॉजिटिव चार्ज लगाए कहा, तो ऊपर एक तो NH2 पे पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, और जो 5 मेंबर रिंग बनी हुई है उसमें मोर बेसिक ग्रुप पे आपको क्या लगाना है, हाइड्रोजन। अब ये बताओ जैसे मैं आपको यहाँ एक स्ट्रक्चर ऐसे रखू, ये स्ट्रक्चर, तो आप एक बात बताओ, आप किसी स्ट्रक्चर को देखकर तुरंत ऐसा जज कर सकते हैं क्या कि इसमें कौन सा लोन पे डीलोकेलाइज्ड है, कौन सा लोकेलाइज्ड है? हाँ ये डीलोकेलाइज्ड है, और कैसा है ये लोकेलाइज्ड है।
देखो एक बात ध्यान रखना, ये सब 11th में जीओसी में हम बात कर लेते हैं। तो यदि कभी ऐसा होना कि नाइट्रोजन पे डबल बॉन्ड है और लोन पेयर भी है, तो ऐसे केस में ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि देखो ये जो पाई बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है, ये सेम प्लेन में है। अब ये sp2 हाइब्रिडाइड है, तो ये लोन पेयर किस में होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा, जो बोर्ड के प्लेन के अंदर में। और यदि हम लोग स्ट्रक्चर ऐसे बनाए कि नाइट्रोजन के दोनों तरफ ही यहाँ पे मतलब कहीं पे पाई बॉन्ड नहीं है, तो ये डीलोकेलाइज ही हो जाएगा। जैसे ये स्ट्रक्चर ऐसे बनती है ना पाइरिडीन वाली, ये स्ट्रक्चर यहाँ इस तरह से ये बना और यहाँ लोन पेयर। तो ऐसे में इसका आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइड है। sp2 हाइब्रिडाइड मतलब एक प्योर p ऑर्बिटल इसमें होगा, और बाकी कार्बन पे भी क्या है? यहाँ p ऑर्बिटल है। और इन p ऑर्बिटल की साइड वाइज ओवरलैपिंग से बताओ क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड। मतलब यहाँ पाई बॉन्ड तो कहाँ है? रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर। और लोन पेयर कहाँ है? रिंग के प्लेन। 11th में क्या होता है? एरोमेटिसिटी पढ़ाते हैं ना। जैसे ये बताओ ये कंपाउंड कैसा होगा? एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक? एरोमेटिक। क्यों? 6 पाई इलेक्ट्रॉन की रेजोनेंस में इन्वॉल्व। ये क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये डिफरेंट प्लेन के है। तो थोड़ा तेजी से आपको देखना आएगा यदि आपको ये थोड़ी सी बात पता है। तो ऐसे केस में यहाँ पे लेस बेसिक साइट हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी? मोर बेसिक साइट यहाँ हो जाएगी। चलिए 20 तक और कोई बात है? देखिए चलिए 25 तक चेक करिएगा। चलिए 30 तक चेक करिएगा। अच्छा एक काम देखो, हाँ 29। एक तो जो ये अभी चलो बात करेंगे विटामिन पे एक क्वेश्चन 26, लेकिन ये जैसे विटामिन वाली लिस्ट निकालेंगे एक बार आप इसके अंदर। एनसीईआरटी में है ना ये सर? हाँ हाँ। देखो इसमें दो तरह के विटामिन होते हैं, एक तो वाटर सॉल्यूबल और एक फैट सॉल्यूबल, मतलब वाटर के अंदर जो डिजोल्व हो जाए। तो आप देखो एक, हाँ एक देखो ऐसे ध्यान रखो, WBC नाम सुना आपने? ब्लड कॉर्पसल्स में ये, हाँ। तो वाटर सॉल्यूबल विटामिन कौन कौन से रहते हैं? BMC। ऐसे थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, है ना? कि हाँ वाटर सॉल्यूबल जो यहाँ पे विटामिन होते हैं BMC यहाँ पे होते हैं, बाकी होते हैं फैट सॉल्यूबल। अब विटामिन में क्या क्या याद रखना है? एक तो डेफिशिएंसी से क्या क्या डिजीज, तो एनसीईआरटी बेस्ड आप देख सकते हैं। अच्छा इनमें इनमें जैसे है ना, आपको कितना टाइम देना है वो डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन पे। कि जैसे आपको ऐसा लगता है कि मतलब जैसे ऐसा होता है ना कि मेरा सब कुछ ऑर्गेनिक तैयार है और ये सारा है, इनमें पता है इनमें सिर्फ एक बात है कि इनको आप एन मोमेंट पे एक साथ करना चाहोगे ना, क्योंकि जब हम हमारी स्पीड बनती है ना कि एग्जाम आ गई, तो थोड़ा सा दिमाग में हलचल वैसे होती है, थोड़ी हल्की सी घबराहट होती है कि ये भी करना है वो भी करना है। उसके अंदर आपने जो प्रैक्टिस में ले रखी है बात, आपने जो प्रैक्टिस में उसमें तो आप रहते हैं कॉन्फिडेंट। तो इसके लिए पता एक मैं सब बच्चों को सजेशन दूंगा कि अपने लिए नई चीजें पढ़ने वाली ये कम से कम रखो। जैसे एटलीस्ट इतना हो कि यार मैंने, जैसे मान लीजिए ये भी है कि अभी केमिस्ट्री में एवरीडे लाइफ पे हम बात करें, तो जैसे अभी मैंने एक बार आपको पढ़ाया, आपने क्या किया, एक बार एनसीईआरटी, उसके वो बात करेंगे कैसे क्या करना है। तो कोई भी चीज आपको आगे कवर करनी है, तो अभी जो टाइम होता है ना एंड वाला, उसमें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। जैसे अभी मैं कुछ बच्चों से मिल रहा हूँ, तो कई बच्चे जो है ना, वो जब बात करते हैं तो वो परेशान ऐसे हो जाते हैं कि सर अब जैसे डेट आ रही है कि कितना सा दिन भी रहा है, कैसे मेरा ये, ऐसे चीजें होना स्वाभाविक है। लेकिन वो इतना हावी हो जाए कि उस चक्कर से हम मतलब परेशान हो, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ है। तो इसलिए क्या है कि अभी एक ही तरीका है, जब भी लगे आप टेंशन आपको हो रही है, परेशान भी हो रहे हो, 4-5 दिन पढ़ाई के ऐसे निकालो जम के पढ़ो। आप अपने आप, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। आप पढ़ाई जितना कम करेंगे उतना ही वो चीजें बढ़ती हैं। 4-5 दिन बाद में आपको लगेगा सब कुछ आप रिलैक्स ही हो गए। क्यों? क्योंकि 4-5 दिन बाद में आपको लगेगा कि अब मेरे को एक विजन मिला है कि मेरे को इस तरीके से आगे बढ़ना है, ये कर। तो थोड़ा सा अपने को ये, जैसा विटामिन है, विटामिन में थोड़ा सा कोशिश किया कि भाई ये याद कर लिया। ज्यादा टेंशन हो तो कोई बात नहीं है, एक क्वेश्चन नहीं, तो मतलब एक्सट्रीम पे ऐसा हो कि यार आप इतना टेंशन लेके बैठ गए कि बाकी सब किया हुआ भी आपको परेशान करे, छोड़ो यार एक नहीं, आपकी बात में लगे रिलैक्स हो गए, तो देख लो यार इसको भी लेते इसको भी कर ही लेते, वो बात है ना। चलो अब देखो 30 तक और कोई बात है? आप कौन सा पूछे? 29 क्वेश्चन। देखो 29 क्वेश्चन में एक बात देखिएगा, जैसे कुछ ऐसी रिएक्शंस थी जो ग्लूकोज की केवल साइक्लिक स्ट्रक्चर से रिएक्ट करती है। क्यों? क्योंकि वो जो रिएजेंट होता है उस ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर को ओपन नहीं कर पाता। तो वो रिएक्शंस के रिएजेंट कुछ पता किया, तो उसमें जैसे मिथाइल अल्कोहल विद एसिड, ये बताओ किसके साथ रिएक्ट कर रहा था? साइक्लिक स्ट्रक्चर के साथ।
जैसे एसाइलेशन वाली बात है तो वो भी किसके साथ हो रही थी, साइक्लिक, उसको ओपन, तो वो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि अब जैसे देखो आप सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आप जो 29 का फर्स्ट यहाँ पे ग्लूकोज की रिएक्शन अल्कोहल विद HCl, तो पहले तो ये देखो ग्लूकोज में कोई सा भी आप एक ग्लूकोज ले लीजिए, तो आपने यहाँ साइक्लिक ग्लूकोज देखो बनाओ, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, यहाँ ये किया, अच्छा अब जैसे अल्फा वाली यूनिट तो यहाँ OH, फिर नीचे, फिर बताओ ऊपर, फिर नीचे, और फिर उसके बाद में बताओ कहाँ CH2OH। अब हम रिएक्शन करें CH3OH विद HCl, बताओ यार क्या, कहाँ से सबसे पहले H प्लस कौन से OH पे अटैक करेगा, यहाँ, याद है यार, ये है ना, चलो ये हटा, क्या बना यहाँ कार्बोकेटाइन, और क्या बन गया यहाँ OCH, ये यहाँ पे जो एसिटल लिखा है वो बना। अब क्या करना है, एसाइलेशन किसके साथ करना है, एसिडिक एनहाइड्राइड। अब ये बताओ कितने OH ग्रुप्स हैं जो इस पे अटैक करके एसाइलेशन इसका हो जाएगा, 1 2 3 4, तो बताओ इसके लिए यहाँ पे जो जैसे लिखा हुआ है, तो इसमें कितने यहाँ पे ग्रुप्स हो जाएंगे, एसिटाइल डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 4। अब मुझे सेकंड वाला सॉल्व करके बताओ, अब बताओ ग्लूकोज हाइड्रोजन निकल एसाइक्लिक से रिएक्ट करेगा या साइक्लिक पार्ट से, एसाइक्लिक, आप साइक्लिक वाले दो चीज ध्यान रखो, बाकी ये तो आप एसाइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओ ग्लूकोज की, हाइड्रोजन निकल बताओ क्या करेगा, अच्छा उसमें जैसा आप HOH किधर भी लगा दो चाहे, क्योंकि ओरिएंटेशन का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो CHO ग्रुप, एक 4 कार्बन पे CHOH, लास्ट में CH2OH, ये आपने, अच्छा अब हाइड्रोजन निकल से बताओ क्या हो जाएगा, CHO ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CHO। अब आपको एसाइलेशन करवाना है तो बताओ कितने OH ग्रुप्स हैं इसमें, 6, तो बताइए क्या आंसर आ जाएगा, 6 यहाँ पे एसिड मतलब वो डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। अच्छा थर्ड वाला करो, सीधा सीधा ग्लूकोज का ही रिएक्शन करवाया, यस, तो ग्लूकोज में यहाँ पे कितने हो जाएंगे 5, तो इसका एसाइलेशन तो 5 यहाँ 35 तक चेक करिएगा वो विदाउट, बताइए 31 के अंदर, हाँ अब इसमें यार देखो क्या करना पड़ता है, जो एडिनिन होता है ना वो तो होता है DNA में, बाकी जैसे लाइसिन, तो लाइसिन की स्ट्रक्चर अपने को देखनी पड़ेगी, एक बेसिक अमीनो एसिड है, तो उसमें कौन सा ग्रुप आ जाएगा NH2, इसका NH2 ग्रुप, और वैसे भी अमीनो एसिड में NH2 एंड COH तो होना ही था, इसमें बोला है क्लोरोफॉर्म विद अल्कोहलिक पीओएच कार्बिल अमीन रिएक्शन, तो वो किसके लिए हो जाएगी, NH2 ग्रुप के लिए। तो अपने जो भी नॉन स्ट्रक्चर्स है उनको तो देख सकते हैं, ये एडेनिन थायमिन और ये सब अपन क्या DNA वगैरह की जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वहां उनको फिर याद तो आप ही को करना है ना, आपको ही याद यहाँ करना ये रहेगा, लेकिन थोड़ा सा लग के करे ना तो हो जाता है, कि जैसे एक थोड़ा देख लिया अभी ये स्ट्रक्चर्स, ये थोड़ा थोड़ा रिवीजन में दिया, जेई मेन की बात करते और भी फिर अपना एडवांस के लिए और वैसे क्वेश्चन सब करके जाओ। चलो अब 35 तक और देख सकते हैं, अच्छा 40 तक चेक कर सकते हैं, 45 तक देख लीजिए, हाँ देखो 43 जो है ना, 43 में आपको वैसे अभी एनसीईआरटी से भी पढ़ा दूंगा, लेकिन 43 को आप एनसीईआरटी से पढ़ना, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में थोड़ा सा इसको बता रखा है। अब देखो क्या है इसके अंदर, आप एंजाइम्स जानते हैं, एंजाइम्स क्या होता है कि जैसे कोई रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन, उसमें कैटलिस्ट मिलाते हैं, वो कैटलिस्ट क्या करते हैं, उस रिएक्शन को तेजी से करने में हेल्प करता है, तो वैसे ही कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है ना, तो उसके अंदर वो जो बायो कैटलिस्ट होते हैं वो होते हैं एंजाइम। अब एंजाइम कोई भी प्रोसेस जैसे है ना, मतलब किसी भी तरह का प्रोसेस है, कई सारे उनमें एंजाइम्स वर्क करते हैं, बायोलॉजिकल जो प्रोसेस। अब एंजाइम्स में क्या होता है कि पर्टिकुलर क्या होता है, एक साइट होती है इस तरह की, मतलब कैसे भी ये हो सकती है, जैसे ये कोई एंजाइम हुआ उसमें ऐसी साइट है, ये जो साइट है ना यार इसको स्पेसिफिक बना, कैसे कि इसमें मतलब इसमें फिट होने वाला सबस्ट्रेट, जैसे कोई सबस्ट्रेट है जिसपे इस एंजाइम को काम करना है, तो ये एंजाइम केवल इसी, जैसे मान लो फूड डाइजेशन में अपने स्टमक के अंदर फूड डाइजेशन होता है, तो उसमें कोई एंजाइम है तो वो उसी के लिए स्पेसिफिक रहेगा, क्यों, क्योंकि इन एंजाइम एक साइट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव साइट, है ना, तो इसके बारे में कुछ है डायग्राम बना के एनसीईआरटी में बताता, आप इनको लिखने की जरूरत नहीं, आप उसको पढ़ेंगे ना केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में तो वो आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये एक्टिव साइट और ये हो गया सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट जाके और यहाँ पे फिट होगा और ये उस पे काम करेगा। मान लीजिए कोई इस तरीके का एक वो है एंजाइम है और उसमें जो एक्टिव साइट है वो इस तरीके की है,
अब यहाँ जैसे सबस्ट्रेट इस तरह का है, तो बताओ क्या ये दोनों इंटरेक्ट हो पाएंगे क्या? नहीं। इसको लॉक एंड की कॉन्सेप्ट से समझा देते हैं कि एक लॉक एक की के लिए मतलब वहां पे फिक्स रहता है, वो हर किसी की से नहीं खुल सकता है। तो चलिए ये क्या होता है एक्टिव साइट। अब क्या कर रखा है कि इसके अंदर जो ड्रग्स है उनका क्लासिफिकेशन, दवाइयां, उनका क्लासिफिकेशन, तो एक क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे है कि ये जो सबस्ट्रेट और ये है एंजाइम। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो क्या करती हैं कि इनके बीच में इंटरेक्शन को रोक देती है। जैसे दवाइयों का अपना अलग अलग इम्पैक्ट होता है, कोई दवाई बॉडी में कैसे जाके काम करती है, कोई कैसे जाके काम करती है। तो ऐसे में कुछ मेडिसिन किस तरीके से वर्क करती हैं, किसी सबस्ट्रेट एंड एंजाइम के बीच में होने वाले इंटरेक्शन को वो रोक देती है। तो अब क्या है कि इनको जो ये जैसे जो ये ड्रग्स है ना, इनको दो तरीके से क्लासिफाई किया गया, एक कॉम्पिटिटिव और एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के नाम से उनको जानते हैं या ड्रग्स के नाम से जानते हैं। तो कॉम्पिटिटिव ड्रग्स तो क्या होंगी, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हम नाम किसको दे रहे हैं, उस ड्रग को, इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। वो क्या करेगी, इस सबस्ट्रेट के साथ कॉम्पीट करेगी इस एक्टिव साइट के जरिए। वो क्या करेगी, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो है मतलब वो पर्टिकुलर ड्रग वो खुद जाके इस साइट पे कनेक्ट होगी। तो अब इनके बीच का इंटरेक्शन उन्होंने रोक दिया, तो इसको तो हम लोग क्या बोलते थे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। जो बताओ सीधा सीधा कहाँ पे जाके बाइंड होता है, एक्टिव साइट पे। कुछ होते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, वो क्या करते हैं एक्टिव साइट पे तो नहीं जाएंगे, एक्टिव साइट के अलावा एक अदर स्पेस होता है एंजाइम में जिसको एलोस्टेरिक साइट है। तो वो क्या होता है कि वो जो ड्रग होती है नॉन कॉम्पिटिटिव उनको एलोस्टेरिक ड्रग भी बोलते हैं, एलोस्टेरिक इनहिबिटर भी बोलते हैं। और जैसे ये कोई ड्रग है और वो क्या करेगी, इस एलोस्टेरिक साइट पे जाके कनेक्ट हो जाती है और इस एक्टिव साइट की जो शेप है उसको चेंज कर देती है, इसको चेंज कर देती है। जिससे क्या होता है कि अब बताओ इन दोनों का इंटरेक्शन हो पाता है क्या, नहीं। तो एक तो होती है डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव, इससे कॉम्पीट करके सीधा कनेक्ट हो गए। एक होती है नॉन कॉम्पिटिटिव, मतलब जिससे कंपटीशन नहीं होता, वो क्या एलोस्टेरिक साइट, वो क्या होती है एंजाइम में एक्टिव साइट के अलावा अदर साइट, वहां जाके ये कनेक्ट हुई और वो उसके कनेक्ट होने की वजह से इस एक्टिव साइट पे ऐसा इम्पैक्ट पड़ता है कि वो थोड़ा चेंज हो जाता है और इसके लिए नहीं रहता है। तो उसको डिटेल से पढ़िएगा, लेकिन देखो इसके ऑप्शंस पढ़ो इस क्वेश्चन के लिए, क्या क्वेश्चन है एक बार। देखो ये क्वेश्चन है और ये सब कुछ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये सारी बात कि रॉन्ग स्टेटमेंट को यहाँ पे देखो, पहला स्टेटमेंट है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड्स टू द एलोस्टेरिक साइट। बताओ क्या ये करेक्ट है? यस ये करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ये जा रहा है नॉन कॉम्पिटिटिव। ये क्या है, सुधार बोर्ड प्रोग्राम का न्यू शेड्यूल नोटिस बोर्ड पर देख लीजिएगा। और ये न्यू वीक का शेड्यूल कल इवनिंग तक एलएन प्लस कर, कल तक आएगा। चलिए अब देखो इसके अंदर आप देखना कि यहाँ पहला स्टेटमेंट है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड्स टू द एलोस्टेरिक साइट। बोलो यार कुछ समझ में आया है ना। चलो सेकंड स्टेटमेंट, एलोस्टेरिक इनहिबिटर चेंजेस द एंजाइम एक्टिव साइट। बोलो ये स्टेटमेंट करेक्ट है? अरे आप ध्यान दे रहे हैं, है ना। चलो थर्ड है एलोस्टेरिक इनहिबिटर कॉम्पीट विद द एंजाइम एक्टिव साइट। नहीं, वो एंजाइम एक्टिव साइट पे आता ही नहीं, वहां कौन आता है बताओ, कॉम्पिटिटिव। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड्स टू द एंजाइम एक्टिव साइट। यस, तो ये एनसीईआरटी बेस्ड बात है, आप इसको पढ़िएगा आपको वहां समझ में आ जाएगा। चलिए 45 तक और कोई बात है देख लीजिए, कौन सा। हाँ 45 आप एनसीईआरटी एक्चुअली क्या रहता है देखो, जैसे सुक्रोज से ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जैसे यहाँ पे कन्वर्ट हुआ ना, फिर हम केमिकल रिएक्शन में कोई एंजाइम लिखते हैं ना, मतलब कोई कैटेलिस्ट लिखते हैं, तो वैसे ही इसके डिसोसिएशन में कुछ एंजाइम थी, वो अपनी शीट में भी लिखे होंगे, जो आंसर है ना उसके हिसाब से आप जैसे एक यहाँ पे है ना, जैसे ग्लूकोज टूटेगा इसमें और सुक्रोज इसमें टूटेगा, तो ये एंजाइम्स के नेम एनसीईआरटी में लिखे ना, तो आप उसका नाम याद करना है। जैसे कि भाई सुक्रोज किसी प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा है, तो वहां और भी होते हैं, जैसे जैसे मैंने कहा ना कि जैसे एग्जांपल दिया कि अपने फूड डाइजेशन में, तो यहाँ पे कुछ एंजाइम, बायो स्टूडेंट बहुत सारे एंजाइम्स के नेम याद करते हैं, अपन एनसीईआरटी बेस्ड जो कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोलाइसिस वगैरह में कुछ एंजाइम्स के नेम है, तो उसके हिसाब से ये याद कर सकते हैं। 50 तक देख सकते हैं।
55 तक देखिए, इसमें कोई जैसे एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है तो वो तो आपको ये करना है, लेकिन 54 क्वेश्चन देखिए क्या है। नहीं नहीं, ये तो हमने लिखा भी है, which among the following chemical test is used to distinguish monosaccharide from 54। हाँ हाँ, डीएनए के अंदर है ना, ये अपन पढ़ लेंगे। जैसे एडिनिन वगैरह, साइटोसिन, गुआनिन, यूरेसिल, इन सब का स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूंगा कौन सा है उसको। और वो वैसे भी जैसे डीएनए में जो चार तरह के बेस होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर्स को याद भी करना है, लेकिन एक बार क्लास के अंदर भी हम लोग एक बार थोड़ा है ना पहले आगे पढ़ ले, फिर ये चलो। और यहाँ 65 तक देखिए। हाँ हाँ, अब इसमें लगता है ऐसे क्योंकि और इतना सारा डीएनए, वो पर्टिकुलर ऐसा हो सकता है कि एक बार में जैसे 16 पेपर हो रहे हैं, 5-7 पेपर में एक एक क्वेश्चन कोई डाल दिया, ये डीएनए आ रहे का। और वो यदि आपने एनसीईआरटी से तैयार किया ना, तो पता है ये थोड़ा सा वैसे हेल्प कर जाते हैं कि जैसे आपने कोई फिजिक्स में कोई टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन एक आधा नहीं कर पाया, तो ये थोड़ा रिकवर कर देते हैं कि यार मैंने एनसीईआरटी में पूरी तैयारी कर ली और ये हो गई। तो थोड़ा सा उसको बैलेंस, बस उसकी टेंशन नहीं करना, थोड़ा बैलेंस। चलिए ठीक है ना। अब देखो आगे के डिस्कशन पे तो बात कर लेंगे, क्या करना है आप शीट से आप निकालो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। ये जेई मेन, देखो जेई एडवांस का लेना देना है नहीं, लेकिन जेई मेन के हिसाब से भी एक क्वेश्चन बन जाए मान लो, तो फिर अपन एक बड़ा चैप्टर कई बार होता है वो एक क्वेश्चन का वेटेज रखता है, और एक होता है कि छोटा। आपको बस मैं इतना बता दूंगा यहाँ की आपको इसमें चीजें याद करनी है, लेकिन कैसे याद करनी है, कैसे मतलब कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उस हिसाब से देखिए। पेज नंबर एक बार बताइए। हाँ 290। चलो देखो, कुछ जैसे कोई एक आधा पॉइंट में लिखा हूँ एनसीईआरटी से, मैंने भी थोड़ा एनसीईआरटी पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, तो वो देखो क्या है कि पहले इसमें हम लोग ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स मतलब दवाइयाँ 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 दवाइयाँ। अच्छा एक और बात, हम लोग एनसीईआरटी लेवल पे बात करके, और आप ऐसे नहीं कि आपने जैसे यहाँ जानकारी होगी कि अच्छा बुखार में क्या दवाई देना और क्या, और मान लो किसी की तबीयत खराब हो रही है, आप मेरे को पूछो, मैं एनसीईआरटी देख के बता देना है, एनसीईआरटी देख के बता देना है कि क्या दवाई, ना ना बिल्कुल नहीं। ये केवल और केवल इसलिए है कि हम क्लासिफिकेशन करते हैं, और कुछ जैसे पैरासीटामोल, पैरासीटामोल क्या रहता है, एक केमिकल है और वो अलग अलग नाम से यहाँ मिलता है, लेकिन बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनको डॉक्टर ही समझ सकता है कि कब किस केस में क्या देना है, कब क्या नहीं देना, तो वो सब तो कभी नहीं। अब देखो सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं एनाल्जेसिक ड्रग्स, इनका मतलब क्या होता है, तो आप थोड़ा एरो लगा के पेन से लिख सकते हैं, पेन किलर। एनाल्जेसिक जो पेन पेन किलर या पेन से रिलीफ देती है ना ड्रग, वो एनाल्जेसिक होती है। अब ये दो तरह की होती है, नॉन, पहले तो ये नोट्स बहुत बढ़िया बने है ना, बहुत एक टू द कि हर एक मेडिसिन पे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे उस फॉर्मेट में बने हुए हैं। तो नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक एंड नार्कोटिक, देखो एक होता है ना कि कुछ, एक होता है नॉर्मल पेन। तो नॉर्मल पेन में जो मेडिसिन काम में आती है, मतलब उसके लिए स्पेसिफिक पेन किलर भी देने की जरूरत नहीं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बुखार के साथ, बुखार जो होता है ना फीवर, वो बॉडी में किसी पर्टिकुलर इंफेक्शन को बता रहा हो। तो एक होता है जैसे मौसम चेंज होने पे कई बार बुखार होता है, तो वो नॉर्मल एक वायरल इंफेक्शन या इस तरह से रहता है, तो डॉक्टर उसके लिए टेस्ट वेस्ट नहीं लिखते, नॉर्मल आपको 3-4 दिन दवा। लेकिन यदि थोड़ा लगा बुखार 4-5 दिन रहता है, तो डॉक्टर को या तो उस टाइम जो उस टाइम उनके पास पेशेंट आ रहे होते हैं ज्यादा, उसकी वो दवा देते हैं। या फिर क्या होता है कि जैसे कई बार होता है कि डॉक्टर ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं कि नहीं पर्टिकुलर ट्रीटमेंट मिले, तो टेस्ट लेते हैं और मालूम चलता है कि इस टेस्ट में ये वाला ये है, तो उसके अकॉर्डिंग टू दवा। तो जो नॉर्मल नॉर्मल जो इंफेक्शन होता है उसके साथ थोड़ा बॉडी पेन भी रहता है। तो जो पैरासीटामोल होता है ना, एंटी पायरेटिक, जो बुखार में काम आता है, साथ ही में वो क्या दर्द में भी आराम मिल जाता है। लेकिन कई बार थोड़ा सा स्पेसिफिक, जैसे एस्पिरिन जो है ना, वो दर्द में रिलीफ देता है, लेकिन वो थोड़ा बहुत वर्क उसका भी कर लेगा, जैसे एंटीपायरेटिक, मतलब वो बुखार में भी आराम। तो ये जो ड्रग्स होती है जो अभी मैंने नाम लिया, वो होती है नॉन नार्कोटिक, मतलब नॉन एडिक्टिव, इनकी आदत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो आप देखो ये जो अपने क्लासिफिकेशन कर रखा है, तो इसमें जो नॉन नार्कोटिक है ना, इसके आगे कहीं एरो लगा के लिख लो नॉन एडिक्टिव। नॉन एडिक्टिव मतलब ये आदत में नहीं आता, मतलब आप जब मर जाए पैरासीटामोल बंद करी जा सकती है स्मूथली, उसका मन नहीं करेगा, है ना। दूसरा है नार्कोटिक एनाल, लेकिन चलो पहले देखो
नॉन नार्कोटिक पे बात कर लेते हैं। देखो एस्पिरिन जो है, अपन ने एस्पिरिन का सिंथेसिस पढ़ रखा है ना। अब जो एस्पिरिन की जो स्ट्रक्चर है, इस पे देखो कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये कि अभी जो एक क्वेश्चन बना था कि भाई ये कार्बन एनिट, जैसे इसमें COOH ग्रुप है, तो इसका आइडेंटिफिकेशन कौन से टेस्ट से कर सकते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम बाई कार्बोनेट मिलाएंगे तो तेजी से CO2 रिलीज होगा। अच्छा, इसमें देखो एक तो मेडिकल यूज में लिखा है एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर, ब्रैकेट में लिखा है नॉन नार्कोटिक मतलब नॉन एडिक्टिव, एंड एंटी पायरेटिक मतलब ये पेन किलर तो है ही, लेकिन थोड़ा साइड में ये ऐसा भी काम करती है कि हल्का फुल्का बुखार सा भी हो तो भी ये काम आ जाना है। अब इसकी प्रिपरेशन ये हमने मैकेनिक पढ़ रखी है, कॉल्बे स्मिथ रिएक्शन पढ़ के उसका एसाइलेशन जो प्रोडक्ट बनता है सैलिसिलिक एसिड, इसका क्या करा देना है, एसाइलेशन करा देना है। तो आप देखो इसमें जो 3, 4, 5, 6 पॉइंट लिखे हुए हैं इसमें एस्पिरिन के अंदर, वो इसके बेस्ड क्वेश्चंस हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एस्पिरिन के नाम से। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, टेस्ट जो है फंक्शनल ग्रुप का, एरोमेटिसिटी तो एरोमेटिक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है 6 है, तो आपको स्ट्रक्चर थोड़ा पता है। और ये तो इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इसका सिंथेसिस हम लोग करते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और बात हम लोग यहाँ लिख लेंगे कि देखो एक पॉइंट यहाँ एस्पिरिन के साइड में जो स्पेस है वहां लिखिएगा, बिकॉज ऑफ एस्पिरिन के लिए ये बात है, बिकॉज ऑफ इट्स एंटी फ्लोटिंग एक्शन, फ्लोट CLOTTING, because of its anti-floating action, aspirin finds, because of its anti-floating action, aspirin finds use in prevention of heart attack, use in prevention of heart attack। हार्ट अटैक वगैरह में अब जैसे ये मेडिसिन इंस्टेंट थोड़ा कई बार काम में ली जाती है, उसका रीजन क्या है कि जैसे देखो हार्ट का क्या काम होता है, पंपिंग करना। वो भी जब से हम लोग जन्म लेते हैं तब से लेके जब तक लाइफ चलती रहती है वो पंपिंग करता रहता है। तो देखो इस तरह की भी मशीन होती है जो पूरे टाइम में बिना किसी डुप्लीकेट, बिना किसी रिपेयरिंग, बिना किसी इसके जीवन भर चलती रहती है। अब इसमें क्या रहता है कि जिनमें ब्लड फ्लो होता है बॉडी में, आर्टरीज और वेन जो भी है, उनके अंदर क्या रहता है कि वो उसमें आराम से ब्लड फ्लो होना चाहिए, लेकिन कई सारी रीजंस हो सकते हैं आजकल का जो खान पान है, जो लाइफ स्टाइल है उससे, कि वो जो आर्टरीज है, वेन्स है ना, उनके अंदर कुछ जमता रहता है जिसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। तो उसके अंदर क्या रहता है कि वो जो फ्लो होता है ब्लड का वो इतना आराम से नहीं हो पाता, तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है। तो ऐसे केस में जब लगे कि ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है या कम हो रही है, तो ऐसे केस में फिर इस तरह का कुछ प्रॉब्लम होने का ये चीजें ये रहती है। लेकिन जैसे देखो आप और हम जो बातचीत कर रहे हैं ना, वो एनसीईआरटी के नॉलेज बेस्ड कर रहे हैं। तो उसमें क्या रहता है कि कई बार होता है किसी ने चेक करवाया तो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल सभी के रहते है ना, तो कई बार ऐसा नहीं कि जांच करवाया उसमें कोलेस्ट्रॉल कुछ आ गया कि गए यार, तो है ना, ऐसा नहीं, ऐसा नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल सब। जैसे थोड़ा यदि हम लोग फिजिकल एक्टिविटी और ये सब में रहते हैं, ये तो ठीक है, कोई वो इन सबको ऐसे दिन करना ही नहीं, ऐसे दिन करना ही। तो अब इसमें क्या रहता है कि अब हार्ट अटैक वगैरह में अब इसका एंटी फ्लोटिंग, जानते हैं फ्लोट होना, कि चोट लगी और खून का बहना रुक गया तो फ्लोट होने की वजह, तो इसमें एंटी फ्लोटिंग ये रहता है। अब ये एनसीईआरटी की लाइन है ना, तो जैसे हमारा ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया इनमें से कौन हार्ट अटैक में काम आ सकता है, एस्पिरिन को फिर यहाँ पे ये ठीक कर देना। अच्छा, फिर देखो एक दे रखा पैरासीटामोल, पैरासीटामोल वगैरह का भी स्ट्रक्चर हमने देखा। अब इसके अंदर पैरासीटामोल जो है, अब ये मेनली बताओ क्या है, एंटी पायरेटिक। यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है पैरासीटामोल में, इसमें लिखा है एनाल्जेसिक, नॉन नार्कोटिक, नॉन एडिक्टिव एंड एंटी पायरेटिक। तो मेनली ये एंटी पायरेटिक होता है, लेकिन नॉर्मल जैसे कोई दर्द वगैरह भी हो ना, जैसे बुखार के टाइम में सर दर्द होता है, थोड़ा कंधे वंधे में दर्द रहता है, तो ऐसे केस में पैरासीटामोल जो भी डॉक्टर सजेस्ट करे उससे आराम मिल जाना है। अब इसमें भी वही सब, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, फंक्शनल ग्रुप, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ये सारा, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड तो बहुत इंपॉर्टेंट। बाकी देखो इसके अंदर यहाँ पे एक थर्ड और बता रखी है, तो ये क्या हो जाएगा, फिनासिटी। तो आप इसमें ये देख सकते हो जो एनसीईआरटी में है वो तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब इन दोनों की स्ट्रक्चर, पैरासीटामोल और साथ में जो ये एस्पिरिन जो है, इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा पता रहना चाहिए। अब देखो हम लोग आते हैं नार्कोटिक एनाल्जेसिक। ये क्या करते हैं कि जैसे कई बार जैसे कुछ पोस्ट ऑपरेटिव सिचुएशन होती है या ज्यादा पेन वगैरह ये होता है,
तो इस तरह नॉर्मल जो पेन किलर होता है उससे रिलीफ नहीं मिलता है, तो उसमें डॉक्टर्स को कई बार ये सजेस्ट करना पड़ता है, लेकिन इनमें जो कंटेंट होता है वो एडिक्टिव होता है, कि मतलब उसका क्या रह जाता है, आदत पड़ जाती है कई बार, मतलब ऐसा कि तो चलो ठीक है अब आपको जरूरत नहीं है, फिर लगे यार थोड़ा अजीब सा लग रहा है, डॉक्टर साहब वो दवा लिखो ना, उसमें मजा आ रहा था नहीं है। तो एक्चुअली एक्चुअली पता है ये जो मेडिसिन होती है ना, ये बिना किसी मतलब इसमें जब तक डॉक्टर सजेस्ट नहीं करता या उसकी उसने नहीं लिखा हो तब तक ये मिलती भी नहीं, तो इनका यूज जो है डॉक्टर के हिसाब से कि भाई इतने दिन तक लेना है फिर बंद कर देना। अब इसके अंदर ये जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक है उसके आगे डैश लगा के लिखो कि रिलीव पेन एंड प्रोड्यूस स्लिप। नहीं नहीं, वो जैसे एनेस्थीसिया में ऐसा नहीं हो, ये एक्चुअली पेन किलर मेडिसिन, ये वाले पेन किलर, एनेस्थीसिया जो उसका पेन किलर और उन सब के अंदर ये नहीं रहता है कि वो रिलीव पेन एंड प्रोड्यूस हाँ स्लिप। उसको वैसे SLEEP वैसे है ना, स्लिप। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा सही नहीं बोल पा रहा हूँ, है ना। चलिए चलिए, अब देखो इसमें पहला लिखिएगा, उसमें पहला चल इसमें पहला मॉर्फिन, तो जो मॉर्फिन है इसमें एक तो देखो यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि रिलीफ पोस्ट ऑपरेटिव पेन, कार्डिक पेन, चाइल्ड बर्थ एंड पेन ऑफ टर्मिनल कैंसर, और ये सारा इसके अंदर, इन सब के अंदर मतलब जब एक्सट्रीम पेन वाली बात हो तब ये सब मेडिसिन दी जाती है। अब इसमें देखो जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को याद रखिएगा, अब स्ट्रक्चर को याद करते हैं तो इसमें ये सब क्वेश्चंस कर सकते हो, नंबर ऑफ काइरल सेंटर, इसके अलावा जैसे फंक्शनल ग्रुप वगैरह हो गया, एरोमेटिसिटी वगैरह ये हो गई, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वगैरह, ये सारे आंसर कर सकते हैं। अब ये सारे आंसर जो है बिना स्ट्रक्चर को याद किए नहीं कर सकते, है ना, तो स्ट्रक्चर याद हो चुके हो जाना। अब देखो एक है कोडीन और एक है हीरोइन, हाँ मतलब अरे ये ड्रग है मतलब मेडिसिन, मतलब ये देखो इनका यूज कैसे करते हैं उस पे है ना। तो अब ये जो रहती हैं ये उस वे में परमिसिबल रहती है, जैसे कई बार होता है ना कि किस पर्टिकुलर ये चीज क्यों इनका प्रोडक्शन किया जाता है, क्योंकि मेडिकल यूज इनका ये है। अब उसका मिसयूज बहुत होता है, इसलिए इसमें जैसे ये कई बार होता है ना आसपास ऐसे सुनते हैं कि वहाँ अफीम की खेती होती है कि ये होती है, तो वो बहुत रेस्ट्रिक्ट वे में होती है, गवर्नमेंट की पूरी नजर रहती है कि कितना प्रोड्यूस हुआ है, उतना गवर्नमेंट तक आया कि नहीं आया, वो सारा। लेकिन अब बाकी सब तो ये मेडिसिन में काम आता है, तो इस वजह से। चलो चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे बढ़ते, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट एंड एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। अब देखो एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, अब इनके अंदर सबसे पहले एंटीसेप्टिक ये देखते हैं, ऐसी मतलब ऐसी मेडिसिन या ऐसे जैसे मतलब यहाँ दो बातें हैं, तो डिसइंफेक्टेंट और एक एंटीसेप्टिक है। देखो ध्यान दीजिएगा, जैसे जो लिविंग टिश्यू होते हैं, लिविंग टिश्यू मतलब तो है ना, उस पे जब हम लोग इसको काम में लेते हैं उसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक, जैसे डिटॉल है ना, जैसे चोट वगैरह लग जाती है तो वो एंटीसेप्टिक है। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है ना, जैसे आपने नाम सुना होगा लाइजोल, है ना, जो फर्श वगैरह और इन सबको साफ करने के काम में आता है, वो हो जाता है डिसइंफेक्टेंट। तो यहाँ देखो एंटीसेप्टिक के अंदर एक पॉइंट लगा के आप लिख लो कि एंटीसेप्टिक्स आर अप्लाइड, एंटीसेप्टिक्स आर अप्लाइड टू द लिविंग टिश्यू, to the living tissue such as bones, cuts, ulcer, etc. Bones, W-O-U-N-D-S, bones, cuts, जैसे कहीं कट लग गया उस केस में, अल्सर कहीं घावा हो जाता है, etc. तो मतलब कुल मिला के ध्यान रखो लिविंग टिश्यू पे जो काम में आता है वो एंटीसेप्टिक। अब इसमें देखो डिटोल है, और डिटोल का जो कंपोजिशन है वो यहाँ दे रखा है ना, दो स्ट्रक्चर्स उनके नेम भी दे रखे हैं। अच्छा अब एक यहाँ दो है, एक ये वीथियोनॉल है ना, क्या वीथियोनॉल है ना, हाँ ये भी एक स्ट्रक्चर इसके अंदर देता है, तो डिटॉल के बारे में आप यहाँ पे ध्यान रखो। अच्छा एक तो पॉइंट्स यहाँ पे और लिखो, गर्ल्स फीस है, तो एक पॉइंट लगा के लिखो, आयोडीन इज ए पावरफुल एंटीसेप्टिक। आयोडीन ये इसी में जो एंटीसेप्टिक जो लिखा हुआ है ना, इसी के साइड में जहाँ स्पेस है,
ये सब एनसीईआरटी से आप नहीं भी लिखेंगे ना तो उसमें ये लाइनें लिखी है, मैं उसी से लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो आयोडीन इज ए पावरफुल एंटीसेप्टिक, इट्स 2-3% solution, it's 2 to 3% solution in alcohol, it's 2 to 3% solution in alcohol dash water mixture, alcohol water mixture, 2 to 3% हमने आयोडीन लिया, उसमें अल्कोहल एंड वाटर लिया, तो इट्स 2 to 3% solution in alcohol dash लगा के लिखो water mixture is known as tincture of iodine, TINCTURE, tincture of iodine, लिखिएगा इसके लिए, it is applied on wounds, और यहाँ पे लिख लो iodoform is also used as an antiseptic, iodoform is also used as an antiseptic for wounds, iodoform is also used as an antiseptic for wounds। एक और पॉइंट लिखो, boric acid in dilute aqueous solution, boric acid in dilute aqueous solution is weak antiseptic, boric acid in dilute aqueous solution is weak antiseptic for eyes, अब ये सब एनसीईआरटी की लाइनें हैं, इतना थोड़ा बहुत, जैसे इसमें आयोडोफॉर्म हो गया, बोरिक एसिड हो गया, आयोडीन हो गया, आयोडीन का 2-3% सॉल्यूशन इन अल्कोहल वाटर, ये सब एंटीसेप्टिक की तरह काम देता है। अच्छा, अब यहाँ देखो एक नोट लगा के लिखा हुआ है कि ये एनसीईआरटी का पॉइंट है भाई, इंपॉर्टेंट, ये नोट लगा के लिखा हुआ है कि 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनोल इन डिसइंफेक्टेंट इज डिसइंफेक्टेंट, यहाँ पे मतलब कि यदि फिनोल का 1% सॉल्यूशन ले लिया जाए तो वो डिसइंफेक्टेंट की तरह बिहेव करेगा। अब डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, तो आप इसके आगे एरो लगा के लिख सकते हैं, यूज्ड एट नॉन लिविंग थिंग्स लाइक क्लोर वगैरह और ये सब। जो डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं, जिनको कि नॉन लिविंग थिंग्स पे काम में लिया जाता है। अच्छा, और उसमें लिखा है एंड 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनोल इज एंटीसेप्टिक, ये थोड़ा ध्यान रखना, एनसीईआरटी में लिखा है इसलिए। देखो वो लाइन जो लिखी हुई है पूरी की पूरी वही मैंने बोला है, डिसइंफेक्टेंट क्या होता है आप लिखो, यूज्ड एट नॉन लिविंग थिंग्स लाइक फ्लोर वगैरह, है ना, इन सब पे काम। अच्छा, फिर अब इसी तरह से अब ये जैसे एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स है तो इनके नेम वगैरह हैं, ये आपको याद करने हैं और स्ट्रक्चर बेस्ड कोई क्वेश्चन आए तो वो करना। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में देखो क्या था कि ये मेडिकल साइंस के अंदर ये बहुत बड़ी रिसर्च थी कि जैसे अपन जैसे जो सबसे ज्यादा जो बीमारियों का रीजन है ना वो बैक्टीरिया, बहुत, जैसे एक होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उसमें, जैसे एक तो हो गया बैक्टीरिया, एक हो जाता है फंगस। अब ये फंगस वगैरह तो क्या होता है, मॉइस्चर, जो मॉइस्चर होती है ना वहां थोड़ा डेवलप होने का टेंडेंसी रहता है। जैसे बारिश वगैरह के टाइम में जब आता है मौसम तो कई बार बोलते हैं बाहर का नहीं कुछ खाना खाओ या सुबह का शाम को मत खाओ। जैसे कई बार तो सुबह का खाना है और उसमें मॉइस्चर डेवलप, जैसे मान लीजिए कुछ भी रखा हुआ है, सुबह का मॉइस्चर डेवलप हुई, फंगस वगैरह वहां डेवलप हुआ और फिर उससे जैसे कुछ भी इस तरह से फूड इंडाइजेशन हो गया या ये सब प्रॉब्लम, जैसे स्किन डिजीज कुछ होती है वो सब भी फंगल इन्फेक्शन का ही रहता है। बैक्टीरिया से जो इन्फेक्शन है वो मोस्ट कॉमन है और उसका एक सबसे बड़ा सोर्स है ये अपने हाथ से कुछ भी अपन खाते हैं, तो इसके अंदर प्रॉपर हैंड वॉश, तो आदत में ये रहना चाहिए कि कुछ भी खाना है, कोई भी खाने की चीज को टच करना है तो हैंड वॉश बनी। अभी कोविड के बाद में तो वो आदत बहुत सुधर भी गई है ना, तो वहाँ प्रॉपर, नहीं तो पहले क्या होता था, पहले जैसे अपन मूवी वगैरह देखते जा रहे हैं फिर उन्हें पॉपकॉर्न लिया उन्हीं हाथों से कुछ खाता, ध्यान ही नहीं देते। लेकिन जब से अब ये जो कोविड वाला सिचुएशन आया, ये तो क्या था, एक वायरल इन्फेक्शन। वायरस के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो एक कंप्लीट सेल नहीं है,
कंप्लीट सेल नहीं होता है वायरस, मतलब वो अपना जैसे बैक्टीरिया जो होता है ना, उस बैक्टीरिया को स्टडी करो तो एक कंप्लीट सेल है, उस पे क्या होता है उसका प्रॉपर स्टडी करके उस बैक्टीरिया को कैसे कंट्रोल करना है, इस पे एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा डेवलप मतलब साइंस के अंदर हो गया है एंटीबायोटिक्स। लेकिन वायरस के साथ क्या होता है, कंप्लीट सेल नहीं है तो अपना फॉर्म भी चेंज करता है। म्यूटेशन नाम सुना आपने, वो चेंज होता रहता अपना अस्तित्व बचाने के लिए, कि वो जैसे उस पर कुछ काम में लिया तो नई फॉर्म में आ जाएगा, फिर ऐसा किया तो। अब वायरल इन्फेक्शन में क्या मानते थे यार, वायरल इन्फेक्शन जैसी कोई बात नहीं है तो 5-7 दिन फीवर रहेगा ही रहेगा। अब उसमें क्या कर सकते हैं कि जब तक कुछ ट्रीटमेंट ऐसा ले सकते हैं कि पेन हो रहा है तो पेन की तो डॉक्टर को भी अपन बोले कि 2-3 दिन हो गया फिर तो 5-7 दिन रहेगा, बस आप ये सुबह शाम ही दवा। लेकिन बाद में जो सिचुएशन जो 2019 के अंदर भी आई कि जैसे एक ये था ना कि हर कंट्री कुछ ना कुछ डेवलप कर रहा, कुछ ना कुछ इस तरह से था कि भाई मेरे को डोमिनेटिंग रहना। आजकल ये जो सोच ये जैसे है ना, बहुत जो कंट्री बहुत डेवलप्ड है उनके पास इतने आधुनिक हथियार हैं कि ये अपनी सेफ्टी तो उनकी है ही, बाद में इनको बेच, है ना। कि जैसे अभी क्या किया, जो पाकिस्तान के पास बताओ कौन से लड़ाकू विमान F-16, वो किस लिए दिए गए थे कि आप उसको ये कि भाई हम आतंकवाद और इन सब से पीड़ित हैं, हमारे यहाँ अफगानिस्तान ये सब। F-16 ये दिया उसने किसके खिलाफ काम नहीं किया, इंडिया के खिलाफ। अब उनसे पूछा आपने उधर क्यों दिया, नहीं हम आपको उनसे बढ़िया दो। अरे बढ़िया दोगे लेकिन पैसा तो ले रहे हैं ना। तो इन कंट्रीज का ये काम है। तो ऐसे में ही और ज्यादा एक दूसरे पे हावी होने के लिए बायोवार, कि चलो ठीक है केमिकल भी बन गए, ऐसी गैसेस भी बन गई हैं जो मतलब जो पॉइजनस होती है ना। एक आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी का नाम सुना, मिथाइल आइसोसाइनेट। वो क्या हुआ, वो वैसे तो जो ये होते हैं ना, जैसे क्या बोलते हैं उनको, जो खेती वगैरह में काम में आते हैं उर्वरक, है ना। तो हाँ उनको बनाने में कुछ काम में आते हैं दोस्तों, वो क्या लीक हो गई थी गलती, और उससे अब आप सोचिए कितना ये वेपन कैसा है गैसीय। उससे भी खतरनाक क्या हो रहा था कि कहीं ना कहीं ये सब चीजें की जो वायरस इस तरह के जिसमें कुछ नहीं करना, बस उस कंट्री में पहुंच। अब ये कितना हद तक ठीक है, मैं तो बस एक बातचीत इसमें करने के लिए कर रहा हूँ कि कितना ये, लेकिन इस तरीके से सोर्स क्या हो गया ह्यूमन। और आप वहां पे कब तक क्या बच सकते हो, एक से दूसरे में। तो वायरस वगैरह की जो डिजीज थी ना, उन पे इतना काम हो ही नहीं रखा, इतना काम हो ही नहीं रखा था, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन मतलब 5-7 दिन में ठीक हो जाना है, मेडिसिन वगैरह सिम्टम्स पे। अब अचानक पूरी दुनिया के सामने जिसमें मेडिकल साइंस भी ये रह गया कि क्या किया जाए। शुरू में आपको पता है इसका ट्रीटमेंट भी नहीं था, फिर कुछ भी ऐसे आता, जैसे अपन मलेरिया में जो दवा लेते हैं उसके बारे में कुछ ये चला, तो अमेरिका को ये लगा यार वास्तव में इससे, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान उधर हुआ, उधर बहुत ज्यादा क्योंकि वहां क्या है कि इतना ज्यादा, जैसे एक होता है ना, एक इंश्योरेंस कराते हैं कार का इंश्योरेंस वैसे, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस और इन सब पे लिस्ट प्रायोरिटी पे रहता है। डेवलप जो मतलब जो एक तरह से कंट्रीज जो होते हैं ना, जो इतने अमीर नहीं होते, वहाँ इंसान हेल्थ को लिस्ट प्रायोरिटी पे रखता है। लेकिन उधर क्या रहता है, उधर इंश्योरेंस रहता है पहले से कि बीमार हो गए तो हॉस्पिटल्स में जाओ, बढ़िया से बढ़िया ट्रीटमेंट कराओ, जो भी इंश्योरेंस कंपनी वो दे। तो वहां पे ऐसी आबादी, ऐसी पॉपुलेशन जिनकी उम्र ज्यादा हो, वो बहुत ज्यादा उन कंट्रीज, बहुत ज्यादा। अब उन पे वो बहुत ज्यादा हावी हुई चीज और बहुत ज्यादा ये नुकसान हुआ। तो आप सोचिए उसने भी इंडिया से इंपोर्ट किया कि वो सब मेडिसिन वगैरह, बाद में पता चला नहीं इसका नहीं काम। सेकंड जो में आपने सुना होगा जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है, उसका काला बाजारी सुनी होगी, वो 2,500-3,000 का आता है, उसमें ये था 1 लाख रुपए में मिल जाए, 80,000 में भी मिल जाए। फाइनली उसको खूब दिया पेशेंट को, कितना फायदा है कितना नहीं, लेकिन बाद में रिसर्च से गिरा थी उससे भी क्या चीज बचा सकती थी, इम्यूनिटी। एक तो पॉजिटिव थिंकिंग कि आप कितना पॉजिटिव, आपकी बॉडी वैसे वर्क करती है। कई लोग एक बहुत बहुत गंभीर बीमारी में भी कई साल तक बहुत अच्छे फ्लो रह लेते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड ऐसी, है ना। और देखा जाएगा जो, है ना, वो एटीट्यूड क्या करता है फाइट। और कई बार क्या होता है चारों तरफ से डॉक्टर से जुड़े हैं, सारे दिन दवाई ले रहे हैं, अरे मेरे कुछ हो नहीं गया, वो दवाई काम कहाँ करेगी। तो वो जो उस टाइम जो आपने ये सब चीजें अपन याद कर सकते हो उस टाइम को कि कितना बुरा टाइम था वो। और उस टाइम क्या था कि यही सब था कि इम्यूनिटी बढ़ाओ, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, ऐसी न्यूज मत देखो। वही सब आपके लिए कि आपको कोई भी ऐसा कोई बात करे, देख क्या रहा है कि बहुत टफ है यार, बहुत कम टाइम बचा है यार, क्या होगा, अरे चुप रहे यार, है ना। उससे बात ही नहीं, जो भी कोई नेगेटिव बात करे ना कि क्या है एग्जाम में तो ये भी आ सकता है, वो टफ है फिजिक्स, नहीं, नेगेटिव, पॉजिटिव रहना। फिर हम सब ने क्या किया, खूब काढ़े पिए, खूब सारी अच्छी चीजें, बहुत, है ना, फ्रूट्स,
ये सब था ना, नहीं नहीं, उसका वो सब था, बात बढ़ा रहे इधर उधर है ना। वो सब जो पर्पस था ना, वो सब पर्पस बहुत जरूरी था। सब लोग घरों में कैद हो गए थे, सबको ये लगा था कि अब मेरे को तो, मैंने है ना पता, फर्स्ट वेव के अंदर मैं उधर एक बाहर था, तो वहां क्या था कि रूल बन गया था सोसाइटी में, कैसे कि पहली बार तो जैसे जा रहे हैं ना बाहर, तो ऐसा हो रहा था कि जंग के लिए जा रहे हो है ना, कि पूरा पैक वैक ऐसे, क्योंकि उस टाइम शुरू में ग्लव्स वगैरह उतने आए नहीं थे, यही नहीं कुछ जैसे अपना मुंह वगैरह बांधा सारा और ये सब। और जैसे ऐसा है कि पहले तो वो दौड़ पे आ जाता था कोई भी दूध नहीं देने का, फिर ऐसा था कि सोसाइटी का जो मेन वहां पे गेट वहां था, अब जा रहे हैं तो लुट फिट काम में ले रहे हैं, तो भी दिक्कत थी, कैसे टच करना ही नहीं। अब वहां गए तो वहां रूल क्या बनाया, बर्तन बर्तन को उसको रखना है तो पीछे जाना है। Then फिर वो दूध वाला आ रहा है, उसने दूध डाला हवा में है ना, फिर वो पीछे हटा, ये सब मैंने फिर उसको लेके आए, तो जैसे पता नहीं मैं क्या लेके आ रहा हूँ ऐसे करके है ना, ऊपर आके जैसे ही गेट खोला, हट जाओ सब, हट जाओ सब ये सब फिर फर्स्ट वे में, क्योंकि डर बहुत था, और एक था सोशल जो था ना, एक डर की, आप किसी को पता चल गया कि इसके ये, वो बहुत था फर्स्ट में। सेकंड तक तो ये हो गया था कि भाई मैं भी है ना, मैं भी, मेरा भी नंबर है। अब उसने उसको रखा था, उसको अब रख के, अब मेरे को क्या करना था, बाथरूम में जाना था और सब कुछ धोने के लिए डालना था। वो मौसम था, गर्मी का, डर ये लग रहा था ये सर्दी तक चलेगा तो क्या हो जाना है ना, किधर सब कुछ डालना है धोने, क्योंकि डर इतना। फिर उधर क्या था, अब घर पे उनकी बारी है ना, वो उठा के उसको दूसरे बर्तन में और उसको यहाँ रख देना, और फिर उसको, ये था फर्स्ट, मतलब इतना भयंकर डर जो था, इतना भयंकर डर, क्योंकि वो सारा ये नहीं होगा। बहुत बहुत टफ टाइम, बच्चों ने भी, वो तो ठीक है ये इंटरनेट की अवेलेबिलिटी वगैरह ये थी कि पढ़ाई वगैरह अफेक्ट नहीं हुई, वरना बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत है। दुनिया तैयार नहीं थी, कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ जो इंडिया के अंदर एक बाहर से, जो इंडिया में क्या एक जो पहला केस ऑब्जर्व किया गया था है ना, कहाँ था, चाइना वगैरह, हाँ, तो वहां उसको भी खुद को पता नहीं था। उसको तो जैसे कि भाई प्रेडिक्ट ये हो गया है, बाद में न्यूज वगैरह देखा तो उसको पता चला कि मेरी ये चीज, तो उसमें क्या था कि वायरस जो है ना, वायरस उस पे मेडिसिन वगैरह और ये सब काम करती नहीं चाहिए। तो उसके लिए फिर धीरे धीरे फिर फर्स्ट वेव तो लगा कि सही हो गया, सेकंड और भी खतरनाक, फिर इन सब में यही रहता है। तो इसलिए क्या है कि अपनी हेल्थ में जो इन्वेस्टमेंट है ना, देखो मैं ये सब बातें बोल तो रहा हूँ, लेकिन मैं खुद भी, क्योंकि जॉब ऐसा है कि लापरवाह रहते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, या ये करना चाहिए, बाकी उन सब से तो वही वाली बात। तो अब देखो एंटीवायरल मेडिसिन वगैरह तो अभी भी वही सब दिक्कतें हैं, लेकिन एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स का रिसर्च होना मेडिकल साइंस के लिए, आप सोचिए एक वायरस ने इतनी तबाही मचाई क्योंकि उसके लिए मेडिसिन नहीं थी, लेकिन बीमारियां तो ज्यादा किससे होती है, बैक्टीरिया से, लेकिन डेवलप्ड इतनी है मेडिसिन कि कैसा भी इंफेक्शन हो कुछ दिनों में ठीक। तो अब यहाँ जो एंटीबायोटिक्स हैं, उनको देखो दो तरीके से क्लासिफाई हम लोग करेंगे। तो जहां एंटीबायोटिक लिखा है ना, तो उसको टू पार्ट्स में आप लिखो, एक क्लासिफिकेशन कर लो, एंटीबायोटिक जहां लिखा है उसी को। एक तो लिखिएगा, इसको मैं स्पेल बोलता हूँ, BACTE, बैक्टीरियसीडियल, ऐसा है ना, तो BACTERICIDAL, BACTERICIDAL। बैक्टीरियसीडियल जो होता है ना, उसके नीचे एरो लगा के लिखो किलिंग इफेक्ट, मतलब ये इस तरह की एंटीबायोटिक होती है जो बैक्टीरिया को मार देगी, और इतना इस तरह की इफेक्ट। दूसरा लिखिएगा इसका क्लासिफिकेशन में, बैक्टीरियोस्टैटिक, BACTE, बैक्टीरियोस्टैटिक, BACTERIOSTATIC, बैक्टीरियोस्टैटिक। इसके नीचे एरो लगा के लिख दीजिएगा इनहिबिटरी इफेक्ट। इनहिबिटरी इफेक्ट मतलब ये क्या करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, उसकी ग्रोथ ज्यादा नहीं होने देता है। जो बैक्टीरिया जो होता है ना, उसके ग्रोथ को ज्यादा, ये बैक्टीरिया वगैरह में पता है प्रॉब्लम क्या है, ये जैसे कोई बैक्टीरिया है ना, ये अपने चारों तरफ एक इस तरह का एक वो, हाँ ये सिस्ट बोलते हैं जिसको है ना, ये डेवलप कर लेता है। जैसे ये होता है ना, जैसे डॉग बाइटिंग के केस होते हैं या किसी, ये फिटनेस जो होता है ना, फिटनेस क्यों बोलते हैं उसको, मतलब क्या रहता है उसमें, इस बैक्टीरिया की वजह से, हालांकि अब तो इनका इंजेक्शन वगैरह आ गया,
तो इसमें क्या रहता है, बॉडी जो है ना इतना ऐसे अकड़ जाती है कि उसको रखा जाए तो वो टिकेगी नहीं, धनुष की तरह यहाँ पे ये हो जाता है। इसको हिंदी में धनुष बाई या ऐसे बोलते हैं, फिटनेस ये। अब इसका जो बैक्टीरिया होता है ना वो ऐसे ही सिस्ट डेवलप कर लेता है कि इंस्टेंट कोई इफेक्ट आए या नहीं। इसलिए क्या रहता है मतलब क्या रहता है, जैसे कोई डॉग बाइटिंग और इन सब का केस, और डॉक्टर को थोड़ा बहुत भी लगता है इंजेक्शन, तो वो सजेस्ट करता है पूरे इंजेक्शन लगवाओ, पूरा इंजेक्शन वगैरह चाहिए। तो ये बैक्टीरिया वगैरह में ये सब भी होता है, लेकिन बैक्टीरिया को लेके तो मेडिकल साइंस बहुत डेवलप, बहुत। अब देखो एनसीईआरटी में क्या कर रखा है कि जो बैक्टीरियोसीडियल है और बैक्टीरियोस्टैटिक, उसके एग्जांपल्स दे रखे हैं। वो इसमें भी कुछ लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन जेई मैंने एक बार फिर पूछ लिया था कि बताओ इनमें से कौन सी एंटीबायोटिक बैक्टीरियोस्टैटिक है, तो वो फिर आप बता सकते हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट देखो पेनिसिलिन, ये पहले जो सबसे जो डेवलप हुआ स्टार्टिंग में, और यहाँ इस पे काफी इस पे काम किया गया। अब देखो जो इसका मेडिकल यूज देखो, बैक्टीरियोसीडियल एंटीबायोटिक, और उसमें आगे लिखा है किलिंग इफेक्ट ऑन बैक्टीरिया। अब ये तो हो गया केमिकल फॉर्म। अब वो किस किस नाम से मिलती है, तो नीचे कुछ नेम लिखे हुए हैं। यहाँ पे ये इसके मॉडिफिकेशन है पेनिसिलिन के, है ना। तो ये एमोक्सिसिलिन हो गया, एम्फिसिलिन हो गया, जो हम लोग मेडिसिन वगैरह लेते हैं उनमें ये सब केमिकल्स लिखे रहते हैं। लेकिन बहुत सारी एंटीबायोटिक्स में ये डॉक्टर को पता रहता है कि किस मेडिकल कंडीशन में कौन सी एंटीबायोटिक चाहिए। इसलिए सीधा मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक वगैरह लेना ये उस हद तक तो परेशान नहीं करता जब पर्सन हेल्दी है। लेकिन यदि किसी पर्सन को ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम्स है तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंप्लीट नॉलेज डॉक्टर को होता है कि कौन सा मेडिसिन का किस कॉम्बिनेशन के साथ कितना अमाउंट में देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, फिर ये देखो इसकी स्ट्रक्चर बेस यहाँ क्वेश्चन दे रखे हैं, तो फंक्शनल ग्रुप, एरोमेटिक, एरो, ये सब देख सकते हैं। फिर अब क्लोरमफेनिकोल, ये भी इंपॉर्टेंट, मतलब उसमें में जो एनसीईआरटी बेस्ड है तो इसके बेस। अब ये इन्हीं देखो इसमें जो मेडिकल यूज लिखा हुआ है ना, उसमें लिखा रहता है बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक। तो आप क्या करिएगा, ये याद आपको करना है कि कौन सी जो एंटीबायोटिक है बैक्टीरियोस्टैटिक में क्लासीफाई हो रहा है, बैक्टीरियोसीडियल इफेक्ट कौन सा है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, अब देखो हम लोग एंटीबायोटिक्स को एक और तरीके से क्लासीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्लोरमफेनिकोल है इसके साइड में जगह है ना, तो एंटीबायोटिक्स को 3 पार्ट में क्लासीफाई करो, वहां एक एक पॉइंट हम लोग आ जाएगा उस जगह। एंटीबायोटिक्स को 3 तरीके से क्लासीफाई करो। पहला लिखेगा ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। देखो क्या था, एक साइंटिस्ट थे ग्राम, GRAM, ग्राम साइंस वो नाम था उनका ना। उन्होंने क्या किया, एक स्ट्रेन के रिस्पेक्ट में, जैसे बैक्टीरिया जो है ना, उन्होंने कोई एक स्ट्रेन तैयार किया और फिर बैक्टीरिया पे उसका रिस्पॉन्ड देखा कि बैक्टीरिया उस पर कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो जो बैक्टीरिया उस पर रिस्पॉन्ड किया, उस बैक्टीरिया को उन्होंने नाम दे दिया ग्राम पॉजिटिव, और जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था ग्राम नेगेटिव। तो उन्होंने क्लासीफाई किया एक इस तरह से। तो मतलब क्या है कि बैक्टीरिया को ऐसे क्लासीफाई किया गया। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, जो कि वाइड रेंज ऑफ एंटीबायोटिक, मतलब जो बहुत सारे बैक्टीरिया थे। जैसे कुछ एंटीबायोटिक ऐसी होती है जो बहुत सारी डिजीज में कॉमनली काम आ जाती है। जैसे आप किसी एंटीबायोटिक का नाम पता, उसके यूजेस देखेंगे तो उसमें कई सारी दिक्कतें रहती है कि ये इन्फेक्शन में भी काम में आ सकती है, इसमें भी। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो ऑल ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है सब पे वो काम कर जाए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रॉड स्पेक्ट्रम यहाँ पे ये बोलते हैं। तो इसके नीचे एक पॉइंट लिखना चाहो ब्रॉड स्पेक्ट्रम के नीचे, तो एक ऐसा लिख सकते हैं, एंटीबायोटिक्स विच किल और इनहिबिट, एंटीबायोटिक्स विच किल और inhibit a wide range of gram positive नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कुल मिला के ये है कि ये वाइड रेंज ऑफ जितने भी मतलब अधिकतर बैक्टीरिया पे ये काम कर रही हो उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोलते हैं। सेकंड इसमें लिखेगा नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम या तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पे काम करेगी या फिर ग्राम नेगेटिव। तो इसके नीचे एरो लगा के लिखो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, किसी भी एक, मतलब ये स्पेसिफिक हो गई कि ये एंटीबायोटिक जो है ग्राम पॉजिटिव के लिए है या ऐसे। और तीसरा टाइप जो है वो हो जाएगा लिमिटेड स्पेक्ट्रम। ये सब एनसीईआरटी में है, इसलिए जितना कोई मान लो आपको लगे कि प्रॉपर नहीं भी लिखने में कोई बात नहीं, वहां से लिमिटेड स्पेक्ट्रम। लिमिटेड स्पेक्ट्रम का मतलब कि पर्टिकुलर एक एंटीबायोटिक केवल एक डिजीज के लिए
या एक पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनिज्म के लिए, कोई एक बैक्टीरिया के लिए वो फिक्स है, तो आप इसके लिए लिख लो इफेक्टिव अगेंस्ट ए सिंगल डिसीज, इफेक्टिव अगेंस्ट एक सिंगल। चलिए, तो अब देखो यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे क्लोरामफेनिकोल है ये हो गया। अब थर्ड नंबर पे भी एक एंटीबायोटिक है, फोर्थ नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे, ये सब एंटीबायोटिक्स की स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर यदि आप याद करने के हिसाब से देखो तो एनसीईआरटी से कर सकते हैं, उसमें भी वो थोड़ा सा देख सकते हैं जो एग्जाम वगैरह के हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी आपको याद नहीं हो तो परेशान नहीं होगी, अब आना कि नहीं आना वो सब कुछ कह नहीं सकते। अब देखो यहाँ एंटी डिप्रेसेंट एंड ट्रांसक्विलाइजर्स, ठीक है, तो ये जो ट्रैंक्विलाइजर्स बोलते हैं, तो ट्रैंक्विलाइजर ट्रांस और सिस्ट्रांस बोलते रहते हैं ना, तो ट्रैंक्विलाइजर्स। तो अब क्या रहता है कि जो ट्रैंक्विलाइजर्स जो यहाँ पे लिखा है ना, उस पे एक एरो लगा के लिखिएगा, यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट, यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस and mental disease, used for the treatment of stress and mental disease। देखो क्या रहता है कि मेंटली हेल्दी रहना, मेंटली हेल्दी रहना आजकल, जैसा आप देखो कई बार आप कुछ ऐसे लोगों से मिले होंगे अपनी डेली लाइफ में कि कोई ठेला लगाता है केवल, या छोटी मोटी शॉप है या कुछ भी, लेकिन जब भी आप उससे 2 मिनट भी मिले, कोई पोहा ही बेचता है, लेकिन वो इतना मस्त रहता है, इतना बढ़िया से बात करता है कि दिल खुश हो जाता है। मतलब क्या रहता है कि आवश्यकताएं जो होती है ना वो तो कभी खत्म नहीं होती। आज मेरे पास ये है, कल को लगेगा यार उसके पास तो ये आ गया, मेरे पास ये होना है, तो 8 घंटे काम करता हूँ, जो 20 घंटे मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो सब तो कभी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी भी फील्ड में हो हम चाहे एज ए स्टूडेंट रहे, किसी कहीं पे काम कर रहे हो, या फिर कोई भी अदर वजह, उसकी वजह से जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं, किसी चीजों डरते हैं, तो ये एक आजकल आम जिंदगी का हिस्सा हो गया। या ऐसा मेरे साथ होना चाहिए, उसके बारे में ज्यादा सोचते रहो, उससे फिर क्या होता है, स्ट्रेस, टेंशन, और उसका इफेक्ट होता है नींद पे, तो नींद की कमी, मतलब ये सब चीजें और बढ़ती रहती। तो ऐसे केस में मेडिसिन वगैरह आती है, लेकिन लाइफ में, और इनसे कोई बच नहीं सकता। आप जितना कोशिश करते हैं किसी बड़े काम के लिए, तो ये एक जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन जब ये हो तो हमें खुद को ही बाहर निकलना रहे। तो इसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं जब भी कभी लगे ना लाइफ में कि यार ये सब, तो हमेशा अपने नीचे जो रहते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा इस तरह से देखना चाहिए कि यार लाइफ को सब लोग जी रहे हैं। मतलब कभी कभी लगे कि यार आईआईटी में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, तो इस वजह से इतना स्ट्रेस है कि आप बहुत पैनिक हो रहे हैं। तो 1 मिनट के लिए सोच के देखो यार, क्या इस दुनिया में वही कोई पर्सन सक्सेसफुल है या बढ़िया लाइफ जी रहा है जो आईआईटीएन? तो कहने का कि जो आईआईटीएन है बस तभी तो सब कुछ हो गया, सारे प्रॉब्लम, तो आपको लगेगा नहीं यार, इन सब को मैं इसलिए थोड़ी बन रहा हूँ कि वो बनने तक मैं तो ये गड़बड़ हो जाए, या मेरी हेल्थ की गड़बड़, ये मैं इसलिए बन रहा हूँ कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ। तो उसमें आप और हम क्या कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। हमें फाइनली ये नहीं लगना चाहिए कि मेरी कोशिश में कमी थी। उसके बाद में कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि तुम फलानी जगह से ग्रेजुएट हो जाओ तब तुम्हारी लाइफ ऐसे हो जानी है, और तुम यहाँ से ग्रेजुएट होंगे तो तुम ऐसे ही रहोगे। कोई कुछ नहीं कह सकता। आज कोई कितना अच्छा क्रिकेट खेलता है, कोई कितना अच्छा एक्टर है, कोई कितना अच्छा टीचर है, वो किस पे डिपेंड करता है कि वो अपने फील्ड में मेहनत कितनी करता है। आप और हम हैं, मैं अपनी जगह ईमानदार हूँ कि यार बच्चों को मैं कोशिश करूँ, मैं खुद अपडेट रहूँ, क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा है जो इंसान से बड़ा होता है। अब बच्चों के साथ अपडेटेड रहना है तो खुद को पढ़ना है, खुद को मेहनत करनी है। मतलब तो ऐसे केस में क्या रहता है कि ये सब कभी ओवर थिंकिंग हो तो एक्सट्रीम पे सोचना चाहिए, यार क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, यही सब ना, तो रिलैक्स हो जाते। लेकिन हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, तो फिर क्या दवाइयों की जरूरत पड़ती है। तो मेंटल स्ट्रेस ये, और इसमें क्या रहता है, ये जो ट्रैंक्विलाइजर्स होती है ना, ये सीधा ब्रेन पे इफेक्ट डालते हैं। मतलब नींद आया, 2-4 दिन अच्छे से सोया, उन सब विचारों से थोड़ा दूर गया, तो धीरे धीरे रिलैक्स होना स्टार्ट हुआ। अब कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को 5 ज्यादा जरूरत पड़ती है कुछ, लेकिन ये लाइफ में स्टेप सबके साथ होता है। कई बार अच्छा चलता है कुछ चीजें, कई बार नहीं अच्छी चलती। ऐसे ही एक एंटी डिप्रेस है, ये भी एक जैसे टर्म है ना, जो ज्यादा जानता है ना ये सब, वो उतना, जैसे डिप्रेशन,
अब डिप्रेशन क्या होता है वो जानते हैं, तो हम लोग जब भी परेशान होते हैं तो सोचते हैं वो डिप्रेशन आ गया, है ना। और ये इतना भारी वर्ड है, ये इतना भारी वर्ड है कि ऐसे दिमाग में आते ही और सुस्त हो जाते हैं फिर, है ना, और सुस्त हो जाते हैं। तो इसलिए क्या है, ये सब वर्ड जानना ही नहीं है लाइफ में, मस्त रहना यार। मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। आप तो कभी भी आईआईटीज में जाओ और आपको लगे यार मैंने पैसा खूब कमा लिया लेकिन कोई मिल नहीं रहा जिसके साथ बैठ के पार्टी करूं, तो मेरे को फोन मेरे को फोन कर लेना, है ना। मैं कमा रहा हूँ तो आने जाने का मैनेज कर लूंगा, वरना वो आप मैनेज कर लेना। तो कई बार लाइफ में ऐसा होता है ना यार कि पैसा है लेकिन यार कोई साथ बैठने वाला है, तो आपको लगे किसी भी स्टेज पे, और कभी भगवान करे ऐसी जरूरत हो ही नहीं कि आप कभी किसी बच्चे को स्ट्रेस हो या क्या हो आगे, लेकिन कभी भी ये लगे तो कुछ ना कुछ यार दोस्त ऐसे रहने ही चाहिए। तो कभी लगे कि यार कोई मिल ही नहीं रहा, और फिर आप याद करो कि सर आ जाओ मैं वहां हूँ, अरे ले यार, है ना। मैं आ रहा हूँ, है ना। और आप कभी कोटा हो तो फिर बोल दो कि सर हाँ संडे वनडे को आओ कि सर आप बोलो कहाँ चलना है, चलो फिर, है ना। तो अब फिर बड़े बच्चे हो फिर तो बैठ ही सकते हैं, है ना। चलो अब देखो, अब अब क्या है इसमें क्वेश्चन कैसे, वही सर की ट्रैंक्विलाइजर्स, इसमें कौन सा एग्जांपल्स। अच्छा इसमें एक बात और, कुछ बच्चे क्या करते हैं जैसे स्ट्रक्चर वगैरह याद नहीं भी है ना, तो इसको कैसे संभालते हैं टॉपिक को, एनसीईआरटी लिया जैसे कोई भी अभी हमने पढ़ा जैसे एंटीबायोटिक्स, उसका फर्दर क्लासिफिकेशन करके एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिख लिया, ठीक है। और ये और ऐसे करके 2 3 4 पेज में शॉर्ट नोट वैसे इसमें भी लिखे गए। अब उनको वीक में 1 दिन 2 दिन 10 15 मिनट दे दिया, फिर क्या किया, फिर जैसे 10 15 मिनट दे दिया तो उसमें थोड़ा थोड़ा आइडिया रह जाता है कि यार तो कई बार क्वेश्चन उस पर बन जाता है, तो बिल्कुल तो नहीं छोड़ना है। और जिन बच्चों को लगता है कि सर कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल से जिनको बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो 2 4 स्ट्रक्चर भी मुझे याद हो गया, दैट्स गुड। क्योंकि आप ये सोचना कि एक चैप्टर पे हम बिल्कुल ही मेहनत नहीं करें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपने जिसपे बहुत 2 महीने तक कोई चैप्टर पढ़ा हो वो एक क्वेश्चन जो आए बहुत टफ आ जाए ऐसे आ जाए। तो यदि इसमें लगता है कि हमें ओवरऑल 2 4 घंटे देने पड़ रहे हैं सारा मिला के जिससे कि हमारा चैप्टर तैयार हो रहा है, तो उससे पीछे नहीं हटना है ना, उसको तैयार करने में कोई दिक्कत नहीं। तो देखो यार ये नेम है जैसे 1 2 3, ये सब इनका जैसे आप देखो मेडिकल यूज जो है ना, ये सब यहाँ जैसे ये जो अब इनके नेम भी मेडिकल वाले ये है ना, क्या है इसका, आइप्रोनियाजिड। तो ये जो है एंटी डिप्रेशन ड्रग यहाँ है। फिर उसके बाद में जो देखो फिर एंटी डिप्रेशन ये, फिर ये जैसे थर्ड नंबर पे जो है ये माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर है। और फोर्थ नंबर पे जो लिखा है हाँ डिप्रेशन वगैरह ये सब के लिए, तो ये सब मेडिसिन जो है ना ये यहाँ थोड़ा देख सकते हैं, ये सब कुछ ये बारबिक्यूरिक एसिड और ये सारा 1 9 बहुत सारा लिख दिया है जिन्होंने लिखा। वो भी एनसीईआरटी से बाहर को जानकारी होगी ज्यादा ही। तो फिर सारा ये 9 नंबर पे भी इन्होंने ये लिखा। तो आप क्या कर, आप नेम एनसीईआरटी से देख लीजिएगा, एक्सेस में हो तो रहने दीजिएगा। अब अब हम लोग आते हैं हिस्टामीन, एंटी हिस्टामीन एंड एंटा एसिड। अब देखो क्या है, अपने जो स्टमक है उसमें फूड डाइजेशन के लिए एसिड सिक्रेशन होता है, ये नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। तो वो एसिड सिक्रेशन से फूड डाइजेशन होता है। अब किसी भी वजह से, किसी बीमारी की वजह से या अनहेल्दी लाइफ स्टाइल की वजह से या फिर किसी किसी खाने की वजह से भी वो एसिड सिक्रेशन गड़बड़ा जाता है। तो अब फूड को डाइजेशन होने के लिए जितना एसिड चाहिए था उससे ज्यादा सिक्रेशन हो जाता है, तो एसिडिटी हो जाती है ना, बेचैनी सी होना और मतलब ये इंडाइजेशन ये। तो डॉक्टर क्या करते हैं, आपने कभी गौर किया हो तो एक पीने की दवा लिखते हैं बिल्कुल गाढ़ी सी व्हाइट कलर की वो डाइजी, तो वो उसमें क्या रहता है, उनमें बेस होता है, उसमें हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, जैसे उसके अंदर दो जैसे या तो सोडियम बाइकार्बोनेट काम में लेते हैं या फिर जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। वो जो मेडिसिन है वो क्या करेगी, वो बेसिक फॉर्म में रहती है और वो उस एसिड को बैलेंस करके और रिलीफ मिल जाता है। लेकिन ये रिलीफ जो है वो परमानेंट नहीं है, कहीं ना कहीं तो हमें हैबिट्स को सही करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा उसको काम में लिया ना, तो जैसे मान लीजिए अल्कलाइन मीडियम हो गया स्टमक का, तो वो एसिड सिक्रेशन को और प्रमोट कर देगा। तो वो उसमें कई बार होता है ना कि उसने डॉक्टर ने कहा इतना का दवाई इतना, ये लग रहा है यार डाइजेशन ठीक ही नहीं हो रहा है, ज्यादा ले लेते हैं, है ना। तो ज्यादा एसिड को सिक्रेट कर देगा वो और गड़बड़ ये हो जाना। तो उसका इलाज वही है कि वो लाइफ स्टाइल ये हेल्दी कमी करे। तो जो एंटा एसिड है ना,
यहाँ लिखा हुआ, उसके आगे एरो लगा के आप एक तो लिख लो NaHCO3, या तो उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, मतलब जो कंटेंट होता है उसका सोडियम बाइकार्बोनेट, और लगा के आप ऐसा लिख लो मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम AlOH है ना। अच्छा अब देखो इसके अंदर, अब एंटा एसिड, ये क्वेश्चन 2006 में जब जेईई मेन वगैरह 2016 के अंदर ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था कि इनमें से 4 ऑप्शंस में एंटा एसिड कौन सा है, जो एनसीईआरटी में एंटा एसिड लिखे थे उनमें से यहाँ पे। अब बात करते हैं हिस्टामिन। हिस्टामिन ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो स्टमक में एसिड सिक्रेशन को बढ़ा देते। सुनिएगा, देखिए एसिड सिक्रेशन इतना ज्यादा बढ़ गया कि जो वॉल होती है ना स्टमक की इनर वॉल, वहां पे घाव हो जाते हैं, अल्सर, और फिर यदि ज्यादा यदि सिक्रेशन वगैरह हो तो फिर वो अल्सर वगैरह हो जाए तो उसको रिमूव ही करना पड़ता है, मतलब कई बार इस तरह की नौबत आ जाती है। तो ये क्या होता है कि जैसे हमने कुछ देर पहले एंजाइम की ये बात करी, तो आप एनसीईआरटी में पढ़ना, देखो जैसे ये स्टमक की इनर वॉल है और यहाँ हिस्टामिन, तो ऐसा सब्सटेंस जो यहाँ से एसिड सिक्रेशन को बढ़ाता है, वो क्या करता है स्टमक की वॉल पे जाएगा, अब यहाँ पे जाके वर्क करेगा, तो यहाँ पे भी वही प्रोसेस होता है एक्टिव साइट वाला, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एक्टिव साइट है तो पर्टिकुलर टाइप का हिस्टामिन जाके और वर्क करेगा। तो अब क्या करता है, एंटी हिस्टामिन दिए जाते हैं। अब ये एंटी हिस्टामिन क्या करते हैं, वो कॉम्पीट करते हैं इसके साथ एक्टिव साइट पे और उसको जाके कनेक्ट नहीं होने देते। तो इसलिए फिर क्या होता है कि वो, जैसे एनसीईआरटी में एक बात लिखी है कि हिस्टामिन वगैरह ये बन जाए ना तो एंटा एसिड से काम नहीं चलता, क्योंकि वो एंटा एसिड जो होता है इन एक्टिव साइट्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, तो एंटी हिस्टामिन देने पड़ते हैं, वो जाके इसके साथ कॉम्पीट करते हैं और इसके एक्शन को फिर यहाँ रोक देते हैं। तो एंटी हिस्टामिन के लिए एक लाइन देखो, मैंने आपको पहले तो हिस्टामिन के लिए एक बात लिख लो, यहाँ पे मैंने एंटा एसिड में एक लिखा दिया, हिस्टामिन के लिए लिख लो स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ पेप्सिन, PEPSIN, ये एसिड है जो फूड डाइजेशन में सिक्रेट होता है। तो स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ पेप्सिन एंड HCl इन स्टमक, ऑफ पेप्सिन एंड HCl लिखा हुआ ठीक है ना, वो देखिए। अच्छा अब इसकी बात करते हैं एंटी हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन क्या करेंगे, तो लिखिएगा they interfere with the natural action, of histamine, by competing with histamine so बाइंडिंग साइट, जो अभी मैंने बताया ना इस तरह से, ये जो बाइंडिंग साइट है तो उससे कॉम्पीट करते हैं हिस्टामिन से, तो विद हिस्टामिन फॉर बाइंडिंग साइट्स ऑफ रिसेप्टर्स मतलब ये जहां पे ये, जैसे ये रिसीव करता है इसको हिस्टामिन को, तो ये इससे कॉम्पीट करके खुद इससे कनेक्ट हो जाए। तो बाइंडिंग साइट्स ऑफ रिसेप्टर वेयर हिस्टामिन exert EXERT, where histamine exerts its effect, जहां पे हिस्टामिन अपना इफेक्ट लगाता है वहां ये कॉम्पीट करे, CRT its effect, exerts its effect। चलिए अब देखो यहाँ ये, अब इसके अंदर देखो हिस्टामिन का एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। अच्छा ये हिस्टामिन जो होते हैं ना, ये सब इफेक्ट तो डालते ही हैं, ये अल्सर वगैरह कर देते हैं, इसके अलावा ये एलर्जिक, जैसे यहाँ मेडिकल यूजेस वगैरह जो है इनमें ये एलर्जिक प्रॉब्लम और ये सब भी इसके थ्रू यहाँ ये हिस्टामिन के थ्रू है। तो ये हिस्टामिन की स्ट्रक्चर है। उसके बाद में देखो डी में लिखा हुआ है एंटी हिस्टामिन, मतलब हिस्टामिन के इफेक्ट को कम एंटी हिस्टामिन से दिए जाते हैं। तो बी के अंदर फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर्स लिखी है, और सी पॉइंट में एंटा एसिड। तो एंटा एसिड में जो नेम लिखे हैं, जैसे 1 2 नेम लिखा हुआ है ना, तो आप एक बार एनसीईआरटी में देख लेना, एनसीईआरटी में शायद 1 2 और, बाकी ये 2 नेम तो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया, इनमें से कोई एक ऑप्शन में था
कई बार क्या होता है, थोड़ा सा मेहनत की भी रहती है ना, तो 4 ऑप्शंस में मान लो एंटासिड पूछा है, तो पता चल जाता है कि ये तो पेनिसिलिन एक ऑप्शन लिखा है, फिर एंटीबायोटिक है, या अगर कोई नाम लिखा है तो पता चल जाता है कि ये तो अगर कोई ये चीज है तो थोड़ा पढ़ेंगे तो इसमें हो जाएगा। अब आगे यहाँ पे है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। जैसे क्या रहता है, एक तो जो हम नॉर्मल शुगर काम में लेते हैं तो वो तो शुगर केन से मिलती है ना, और उसमें क्या रहता है कि ठीक है, आजकल लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई कि इस तरह की बात की ज्यादा मिठाई नहीं खाना, ज्यादा ये नहीं खाना वरना ये हो जाएगा, फाइनली इतना ही काम करो तो ठीक रहता है कि सारा। तो अभी क्या है, ये सब चीजें आने लगी कि जो नॉर्मल शुगर है उसके कंपेयर, मतलब ऐसे केमिकल्स जिनमें इतना इतना मिठास होती है कि नॉर्मल शुगर के कंपेयर में इतना टाइम से मोर स्वीटनर है, और इस तरह से। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ ये बन जाएगा कि आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट इनमें कौन कौन से, तो इनके नेम यहाँ पे। अब देखो एस्पार्टेम, एस्पार्टेम के अंदर देखो यूजेस में लिखो, देखो आप 100 टाइम्स स्वीटनर देन केन शुगर। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ये रहता है ना आइसक्रीम और ये जो चॉकलेट्स और ये इस तरीके से ये बनती है, तो वहां पे क्या रहता है, इस तरह की चीजें काम में लेते हैं कि थोड़ा बहुत अमाउंट इसका काम में लिया, और बहुत सारे एक तरह से जो भी अमाउंट है जो भी बना रहे हैं उसमें वहां पे ये काम में लिया है। तो ये सब में उसमें यूज रहता है। और सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह के अंदर देखो यूजेस वगैरह में ये लिखा हुआ है, तो आप नेम ध्यान रखें। इस तरह का क्वेश्चन जाने नहीं देना यार जेईई में, क्योंकि एक क्वेश्चन यदि इतनी सी मेहनत से आ रहा है कि उनके नेम याद करने हैं, तो मतलब क्या रहता है, इतना तो बनता है यार। यदि एक चैप्टर पे एक क्वेश्चन मायने रखता है, यदि केवल वो इसी बेसिस पे आ रहा है कि इनमें से इसको आइडेंटिफाई है ना। तो ये एस्पार्टेम हो गया, ये सेकेरिन देखिए सेकंड नंबर पे 550 टाइम्स स्वीटनर देन केन शुगर। और ये क्या लिखा हुआ है, सुक्रेलो, है ना, ये है 600 टाइम्स। और अच्छा इसमें और देखो एलिफेन 2000 टाइम्स। वाह, इसका तो मतलब कोई जरा सा अमाउंट भी चकले तो क्या इसका टेस्ट ये रहेगा इसमें, है ना। ये सब चलिए। हाँ, अब इसमें सॉफ्ट डिटर्जेंट एंड प्रिजर्वेटिव्स। तो अब देखो यहाँ सबसे पहले सॉफ्ट के बारे में लिखा हुआ है, तो आप इसमें एक पॉइंट लगा के लिखो। हाँ लिखो, सॉफ्ट यूज्ड फॉर क्लीनिंग पर्पज, सॉफ्ट यूज्ड फॉर क्लीनिंग पर्पज आर सोडियम और पोटेशियम salts, are sodium or potassium salts of long chain fatty acids. सोडियम और पोटेशियम salts of long chain fatty acids। देखो हमने एक सपोनिफिकेशन प्रोसेस पढ़ा था, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस। इस मीडियम में बताओ, बेसिक मीडियम। जैसे हमने यहाँ पे था, ये एस्टर है RCOOR। तो यदि इसका हाइड्रोलाइसिस किया जाए, यहाँ OH ने अटैक किया, इधर ये शिफ्ट हुआ, बताओ क्या बन जाएगा, यहाँ RCOOH प्लस RO माइनस, और फिर यहाँ से ये H लेकर ये सॉल्ट यहाँ। तो ये लॉन्ग चेन, यहाँ पे R जो है उसमें बहुत सारे कार्बन भी आए, तो ये इस प्रोसेस में काम में आता है, तो इसको सपोनिफिकेशन में। तो इसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं देखो। तो स्टीयरिक एसिड, तो आप देखो R जो है 17 कार्बन की चेन वाला है, और इसके अंदर देखेंगे ओलियक एसिड, तो ये भी काफी लॉन्ग चेन जो रहते हैं ना, इस तरह के जो ये सॉल्ट रहते हैं, ये इसके फॉर्मेशन में मतलब सपोनिफिकेशन प्रोसेस के अंदर ये सब काम में आते हैं। अब डिटर्जेंट जो है ना, ये 3 तरीके से क्लासिफाई किए गए, है ना। तो सिंथेटिक डिटर्जेंट, मतलब इसमें जो डिटर्जेंट है एनाइनिक, कैटाइनिक, और एक रहता है नॉन आयनिक। तो इसके लिए देखो एग्जाम्पल्स तो इसमें लिखे हुए हैं, लेकिन एक एक पॉइंट देखो इसके लिए भी, डिटर्जेंट वगैरह तक पे बात कर लो तो एक दो पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो आप एनाइनिक डिटर्जेंट के लिए लिख सकते हैं कि एनाइनिक डिटर्जेंट्स आर, anionic detergents are sodium salt of, anionic detergents are sodium salt of sulfonated, anionic detergents are sodium salt of sulfonated long chain alcohols,
long chain alcohols or hydrocarbons. Anionic detergents are sodium salt of sulfonated long chain alcohols or hydrocarbons. अब आप लिखिए, they are mostly used for household work. They are mostly used for household work. अच्छा, इस एक पॉइंट इसमें एनसीईआरटी में और लिखा हुआ है, वो लिखिएगा कि एनाइनिक डिटर्जेंट्स आर आल्सो यूज्ड, ये इस बार जेई मेन में पूछा हुआ है, टूथपेस्ट वगैरह में काम में आता है, तो इस साल जो जेई मेन हुआ तो उसके अंदर यूजेस में एक मैच करना था, इधर लिखा हुआ था ये और मैच करना था या वैसा कुछ भी। तो एनाइनिक डिटर्जेंट्स आर आल्सो यूज्ड इन टूथपेस्ट। अब ये इसमें भी था, है ना, टूथपेस्ट। चलिए अब लिखिएगा कैटाइनिक, कैटाइनिक में लिखो, कैटाइनिक डिटर्जेंट्स आर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। Cationic detergents are quaternary ammonium salt of amines. Cationic detergents are quaternary ammonium salt of amines with acetates, chlorides. Cationic detergents are quaternary ammonium salt of amines with acetates, chlorides, or bromides as anion. एक और पॉइंट की है क्या जगह, है ना, लिखो एक पॉइंट हो गया। Cationic part possesses a long hydrocarbon chain. Cationic part possesses a long hydrocarbon chain and a positive charge. Cationic part possesses a long hydrocarbon chain and a positive charge on nitrogen atom. Cationic part possesses a long hydrocarbon chain and a positive charge on nitrogen atom. Hence, these are called cationic detergents. These are called cationic detergents. देखो अब यहाँ एक कैटाइनिक में एक एग्जांपल दे रखा है, है ना, यहाँ पे ये सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, तो ये एग्जांपल दे रखा है ना, इसके नीचे एरो लगा के ऐसा लिख लो, यूज्ड इन एयर कंडीशनर। जो कैटाइनिक में एक एग्जांपल दे रखा है, इसके लिए लिखो एरो लगा के यूज्ड इन एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर्स में ये काम में लिया गया। अब एक नॉन आयनिक के लिए पॉइंट लिखो, डू नॉट कंटेन एनी आयन इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। डू नॉट कंटेन एनी आयन इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कोई आयन वगैरह नहीं होता। आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो ये स्टेरिक एसिड प्लस पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, उससे ये स्ट्रक्चर बनेगी। डू नॉट कंटेन एनी आयन इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उनका जो कंपोजिशन होता है उसमें कोई आयन वगैरह कुछ नहीं होता। स्टेरिक एसिड एंड पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल से ये बना हुआ है। अच्छा अब देखो, इसकी अभी अपन ने इतनी बात करी, एक तो इसपे है ना, ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी की सारी बातें मैंने इसमें लिखा दी है, आपको एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है कुछ इसके साथ, क्योंकि यार ये टॉपिक है ना, इस टॉपिक के लिए जैसे एक डेढ़ लेक्चर रहता है, तो उस पर बातचीत अब ऐसे ही हो, और तो बताओ क्या कर सकते हैं इसमें ना। अच्छा अब एक बस दो चार, अभी आप बैग नहीं बंद करो, दो मिनट में आपको मैं फ्री करा। देखो अब ऐसा है कि ऑफिशियली अगला वीक जो है ना, वो अपने को एक तरह से समेटना है चीजों को, लेकिन उसके बाद में जैसे मान लीजिए कोई भी ऐसी बात है कि डिस्कशन में और आपको वापस से कुछ पूछना है, वो सब तो हमेशा चलता ही है। वो सब के लिए कभी आपकी जब तक जेईई एडवांस एग्जाम नहीं हो जाएगी, उन सब के लिए कोई मनाही नहीं है, और ये सब है ना, ये सब मैनेज होता रहेगा क्लास के अंदर भी सारा। लेकिन एक बार ऑफिशियली ऐसा कि हमने सबमिट किया है,
तो अभी अपने को एक काम करना रहेगा, इस संडे वगैरह को भी यार आप क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा बनाओ, है ना, क्योंकि उसमें ऐसा, क्योंकि क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स तो है नहीं, तो इसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि आपको ज्यादा टाइम लगेगा, बस थोड़ा सा लास्ट के टॉपिक्स है तो एनसीईआरटी वगैरह की उनकी जरूरत नहीं रहेगी। तो एक तो रेस अपनी जो है 35 तक है, उसमें 31 तक या कहाँ तक, कहाँ, हाँ, तो एक तो अगले वीक में एक एक रेस आप करके लाओ, मतलब रेस एक तो खत्म करनी है। एक अपने को जो पहला लेक्चर है उसमें आप बायोमोलिक्यूल्स का रिमेनिंग पार्ट अपने को देखो, अगले टर्न पे अपन क्या करेंगे, तो इसमें एक पढ़ लेंगे डीएनए आरएनए हो गया। उसके अलावा आपको लेसाने, लेकिन शीट आप रखिएगा, लेसाने टेस्ट हो गया या कुछ सेपरेशन टेक्निक जो है उसमें मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे आपको देखना है, क्या क्या क्वेश्चन ये है, क्योंकि थ्योरी आपको दे रखी है तो वहां भी तो आप, है ना, अभी अपन देखो इस ऑर्डर में डिस्कशन में लेंगे। जैसे आप एक तो बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट करो, बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट करने के बाद में अपन पहले एक बार कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स का एक्सरसाइज O2 एंड S1 वो बचा हुआ है, तो उसके अंदर यदि आप, मैं तो क्लास में डिस्कशन में लूंगा, मैंने कहा ना ऑफिशियली एक बार खत्म करना जरूरी है, लेकिन आप में से किसी स्टूडेंट को ऐसा हो ना कि सर अभी लास्ट में मैं ये पार्ट मेरे को नहीं कर पाया, तो ये तो शुरू से लेके लास्ट तक आप कभी भी पूछ सकते हैं आगे। लेकिन अपने को बायोमोलिक्यूल्स, देन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव, और फिर उसके बाद में जो पॉलीमर और जो भी उसके आसपास के जो टॉपिक, जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में क्वेश्चन जो है ना वो ऐसा रहेगा कि एंटीबायोटिक क्या, तो जो भी आंसर है उसको याद करना, वहां तो आपको ज्यादा जरूरत पड़नी नहीं। पॉलीमर के क्वेश्चंस में आपका कोई क्वेश्चन अटक जाए, वहीं पे ज्यादा कोई जरूरत, जैसे आप डीएनए आरएनए पढ़ेंगे तो वो स्ट्रक्चर आप खुद भी पढ़ लोगे तो आपको जैसे एडिनोसिन क्या होता है तो वो स्ट्रक्चर वहां मिल जाए, तो थोड़ा सा अपने को समेटना रहेगा, तो ऑफिशियली अपन कंप्लीट करेंगे, लेकिन सीक्वेंस ये रहेगी बायोमोलिक्यूल्स, अब बायोमोलिक्यूल्स और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कल संडे है तो आप कोशिश करो कि कार्बोक्सिलिक तक खत्म कर लो, अगले अगले वीक तक कार्बोक्सिलिक तक आप, और रेस जो है एक एक रेस भी हम लेंगे तीनों टर्न पे, तो रेस एक बार कंप्लीट हो जाना है ना, तो थोड़ा सा ये देखना मतलब, हाँ वो पेंडिंग है, तो इसलिए वो भी मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, तो वो देखो। बाकी पढ़ाने को इसके अलावा और कुछ नया नहीं है ना, पढ़ाने को केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और ये सारा ही है। तो आप फिर मान लो किसी बच्चे को ये हो कि सर मैं अभी होमवर्क नहीं कर पा रहा हूँ और ये सब है, तो वो अपना देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको जो कह रहा हूँ कि पढ़ाने को जो ऑर्गेनिक की पढ़ा दी, इन सब टॉपिक्स में ऐसा नहीं हो कि ऐसा हो कि सर आपने बताया नहीं, इसलिए मैं जितना इनको कर सकता हूँ या आपको कुछ समझा दूं या थोड़ा कुछ बातचीत उस पर कर ले, क्योंकि टॉपिक्स आपको पता है लास्ट में इस तरह की हैं, तो उस पर अपन कर सकते हैं ना। तो जाओ अभी आप आराम से, लेकिन थोड़ा संडे वगैरह को ऑर्गेनिक को टाइम देना, कोशिश करना आगे तक का होमवर्क कर लो, जो भी आप एक्सरसाइज करते हो तो उनको आगे एक तो चैप्टर्स तक अपना कार्बोक्सिलिक एसिड तक का होमवर्क खत्म कर लो संडे को।